नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अध्याय 211, तेजस्वी सूर्य की शक्ति। सूर्य आकाश में बहुत तेज चमक रहा था। जंगल के एक खुले मैदान में येयुन अपने सूती वस्त्रों में सीधा खड़ा था। उसका बायां हाथ नीचे लटका हुआ था, जबकि दायां हाथ हजार सेना की तलवार को फैलाए हुए था। तलवार की धार जमीन के समानांतर थी। 7 फुट 2 इंच लंबी वह तलवार जरा भी नहीं कांपी। अगर तलवार की नोक पर पानी से भरा कटोरा रख दिया जाए तो भी पानी नहीं गिरेगा। येयुन ने 15 मिनट तक यही मुद्रा बनाए रखी। बिना हिले डुले खड़े रहना वह एक मूर्ति की तरह लग रहा था। जब तक येयुन स्थिर रहा, उसके शरीर में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का संचार हो रहा था। दीप्तिमान सूर्य की ऊर्जा सुनामी की तरह उमड़ रही थी। दोपहर का समय था और यही वह समय था जब दीप्तिमान सूर्य की ऊर्जा सबसे तीव्र होती थी। इस समय आकाश में सूर्य थोड़ा सा घूम गया, जिससे परछाइयां भी थोड़ी सी हिल गईं। हजार सेना की कृपाण की धार परछाई से बाहर निकली और सूर्य की तेज रोशनी को प्रतिबिंबित करते हुए एक चकाचौंध भरी सफेद चमक पैदा कर दी। उस क्षण भर में येयुन हिल गई। धमाका! येयुन के शरीर से ज्वालामुखी से लावा निकलने की तरह प्रज्वलित सूर्य ऊर्जा फूट पड़ी। येयुन के शरीर से कई परछाइयां निकली और वह अपने सामने खड़ी एक विशाल चट्टान की ओर दौड़ पड़ा। येयुन का पूरा शरीर मानो धधकते सूरज से सराबोर हो गया था और हजार सेना की कृपाण एक जलती हुई लौ की तरह वार करते हुए बाहर निकली। स्विश! आकाश से एक तेज सफेद रोशनी गिरी। ऐसा लग रहा था मानो बर्फ की तरह सफेद पानी की धारा आकाश में बह रही हो। तेज रोशनी के साथ एक गड़गड़ाहट की आवाज भी सुनाई दी। एक विशाल अर्धचंद्राकार ब्लेड जैसी किरण अविश्वसनीय गति से निकली और चट्टान से जोरदार तरीके से टकराए। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ ब्लेड बीम ने चट्टान को पूरी तरह से काट दिया। यह एक कान फाड़ देने वाली आवाज थी। 10 सेकंड बाद चमक फीकी पड़ गई। येयुन के सामने की चट्टान 10 मीटर से भी अधिक ऊंची थी, लेकिन अब उसमें एक विशाल दरार पड़ गई थी जो नीचे से ऊपर तक फैली हुई थी। ये दरार 1 फुट चौड़ी थी और दरार के दोनों किनारे उच्च तापमान के कारण पिघल गए थे। ये पिघलकर किसी मैग्मा जैसे पदार्थ में बदल गया था। 7 फीट 2 इंच लंबी 1000 आर्मी कृपाण ने 6 फीट लंबे ब्लेड से 10 मीटर से अधिक ऊंची चट्टान को काट डाला था। ये सब सूर्य की प्रचंड ऊर्जा के कारण हुआ। रेडियंट संची से संचालित 1000 आर्मी सेबर की शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। अगर ये तलवार किसी व्यक्ति को काट दे तो परिणाम स्पष्ट था। जो लोग इतने मजबूत नहीं होंगे वे न केवल 2 टुकड़ों में बन जाएंगे बल्कि राख में भी बदल सकते हैं। येयुन को अचानक अपने पिछले जीवन के पौराणिक उपन्यासों में अक्सर देखा जाने वाला एक वाक्यांश याद आया। मेरी तलवार आसानी से नहीं निकलती, लेकिन एक बार जब यह म्यान से बाहर निकल आती है तो ये खून देखती है। ये वाक्यांश आमतौर पर मुख्य पात्रों द्वारा खुद को कूल दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यह अब येयुन का एकदम सटीक वर्णन कर रहा था। क्योंकि तलवार की शक्ति इतनी अधिक थी कि केवल छूने मात्र से रुकना असंभव था। इसलिए जैसे ही उसे म्यान से बाहर निकाला जाता, खून दिखाई देता। संभवतः खून भी न निकलता, क्योंकि सूर्य की प्रचंड ऊर्जा से वह सूख कर राख हो जाता। मुझे आश्चर्य है कि अब मेरी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। 1 महीने पहले ताया दिव्य शहर में पहुंचने के बाद से येयुन की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई है, क्योंकि उसने आदिम प्रजातियों और आदिम जड़ी बूटियों की ऊर्जाओं को अवशोषित किया है और हाल ही में ताया पवित्र तकनीक सीखी है। उसकी साधना का स्तर बैंगनी रक्त के अंतिम चरण के करीब पहुंच रहा था। उसकी साधना का यह स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। येयुन दिव्य साम्राज्य के सभी शीर्ष अभिजात वर्ग के खिलाफ खुद को परखना चाहता था। मैं वास्तव में नवागंतुक रैंकिंग के लिए उत्सुक हूं, येयुन ने अपने अंदर जोश भरते हुए मन ही मन कहा। शाम ढलते ही येयुन ताया दिव्य नगरी लौट आए। दफ्तर में येयुन ने अपनी दिन भर की फसल सौंप दी। उनके पास कुल मिलाकर 509 ड्रैगन स्केल रून्स थे। इस रकम को देखकर वांग बेहद हैरान रह गए। तुमने इतनी सारी जड़ी बूटियां कैसे तोड़ लीं? येयुन की जड़ी बूटियां तोड़ने की सामान्य गति लगभग 200 ड्रैगन स्केल रन प्रतिदिन थी। वह पिछले 10 दिनों से नहीं आया था, फिर भी उसकी गति दोगुनी हो गई थी। येयुन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने पिछले कुछ दिनों में स्वर्ग की आंख बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, इसलिए मेरी धारणा और भी तेज हो गई है। एक ही दिन में 500 ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना वाकई चौंकाने वाला था, लेकिन येयुन के पास अब इसका एकदम सही स्पष्टीकरण था। लेकिन इस स्पष्टीकरण ने वांग को और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। क्या स्वर्ग की आंख का निर्माण हुआ? उसकी उम्र कितनी थी? याद करें तो जब वांग ने स्वर्ग की आंख बनाई थी तब वह युआन फाउंडेशन क्षेत्र के मध्य चरण में थी। स्वर्ग की आंख को पूरी तरह से खोलने से पहले उसकी साधना का स्तर और भी आगे बढ़ चुका था। वांग की स्वाभाविक प्रतिभा बुरी नहीं थी, लेकिन येयुन की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। वह एक संकी था। येयुन को केवल एक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति ही कहा जा सकता था। वह प्रतिभाशाली नहीं था क्योंकि वह साधारण नहीं था। वास्तव में कुछ मामलों में वह औसत दर्जे का था, लेकिन कुछ मामलों में उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वांग को नहीं पता था कि येयुन कितनी आगे जा सकती है। वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसे तो ये भी लग रहा था कि उसने येयुन को आंकने में गलती की थी। और अगले कुछ दिनों में येयुन द्वारा जमा की गई जड़ी बूटियों की संख्या में कमी नहीं आई, बल्कि वास्तव में वृद्धि हुई। ड्रैगन स्केल रून की संख्या 500 से बढ़कर 600 हो गई और फिर 600 से भी अधिक हो गई। महज 8-9 दिनों में येयुन ने जड़ी बूटियां इकट्ठा करके 19,300 ड्रैगन स्केल रून्स जमा कर लिए, जिससे उसने जोंगी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया? वांग को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने जीवनकाल में या ताया डिवाइन सिटी के जॉब ऑफिस में काम करते हुए भी किसी युवक को जड़ी बूटी चुनने का पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखेगी। ताया डिवाइन सिटी ने विविध कार्यों के रिकॉर्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए वे सेज एवेन्यू पर अपना नाम अंकित करने के योग्य नहीं थे। दिए जाने वाले पुरस्कार भी कठिन कार्यों के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों की तुलना में बहुत कम थे। लेकिन रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड ही होता है। ये वाकई असाधारण था। ताया डिवाइन सिटी के लिए रिकॉर्ड तोड़े हुए काफी समय हो गया था।
इसी वजह से खबर तेजी से फैल गई। जब ये उनका पहले होंगाओ एसोसिएशन के साथ विवाद हुआ था तो वह केवल प्रथम और द्वितीय वर्ष के रंगरूटों के दायरे तक ही सीमित रहा था। वरिष्ठ साधकों को एक नए संगठन के एक युवा के साथ जुए की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वे किसी भी रिकॉर्ड के टूटने पर ध्यान देते थे। यहाँ तक कि जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड भी चिंता का विषय था। केन हाउटियन और ली शियाओ भी अपवाद नहीं थे। ताया दिव्य नगरी के केंद्रीय दिव्य टॉवर में लाल पोशाक पहने एक लड़की पृथ्वी अग्नि निर्जन स्वर्ग कक्ष में खड़ी थी। उसने अभी अभी निर्जन अस्थि अवशेषों का एक पात्र तैयार किया था। उसने अपने माथे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदों को पोंछने के लिए एक हल्की सुगंध वाला रुमाल निकाला। ये लड़की लुओ हुआर थी, जो पुरुषों की सम्मान सूची में पहले नंबर पर थी। वह एक रहस्यमय व्यक्तित्व थी जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी। रसायन विद्या के साथ साथ निर्जन स्वर्ग तकनीक में भी उनमें असाधारण प्रतिभा थी, जिससे कई लोग अविश्वास में पड़ गए। जब लुओ हुआ ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो कई बड़े गुटों ने उसे भर्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसके सामने पेश किए गए सभी प्रलोभनों को उसने ठुकरा दिया। इसलिए इन गुटों को शक होने लगा कि लुओ हुआ पहले से ही किसी खास गुट से जुड़ी हुई है। जाहिर है, अगर वह किसी प्रतिष्ठित परिवार से आती थी तो उसे अपने गुट में शामिल करना नामुमकिन था। लेकिन जब उन्होंने लुओ हुआ के बारे में छानबीन की तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा लगा जैसे वह अचानक कहीं प्रकट हो गई हो। उसका अतीत पूरी तरह से रहस्य था। यह इतनी असामान्य घटना थी कि कई लोगों ने यह अनुमान लगाया कि लुओ हुआ किसी बेहद बड़े पारिवारिक वंश से आती होगी। उनका मानना था कि यह पारिवारिक वंश ताया दिव्य साम्राज्य से भी बड़ा हो सकता है, और शायद यही कारण था कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन ये सभी अटकलें बेबुनियाद थीं। इसका सीधा सा कारण ये था कि अगर लुओ हुआ किसी श्रेष्ठ परिवार से आती तो उसे प्रशिक्षण के लिए ताया दिव्य नगर आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ताया दिव्य नगरी प्रभावशाली थी, लेकिन ताया दिव्य साम्राज्य से अधिक शक्तिशाली गुटों के सामने वह कुछ भी नहीं थी। संभवतः उनके पास ताया दिव्य नगरी की तुलना में बेहतर प्रशिक्षण स्थल थे, इसलिए यदि लुओ हुआ एक प्रभावशाली पृष्ठभूमि से आती थी तो उसने प्रशिक्षण के लिए अपने ही गुट में क्यों नहीं रुकी। इसलिए लुओ हुआ की पहचान और भी रहस्यमय हो गई। इस समय लुओ हुआ सावधानीपूर्वक कड़ाही खोल रही थी। उसमें से एक वर्गाकार सरनी डिस्क बाहर निकली। सरनी डिस्क पर 7 हरे रंग के निर्जन अस्थि अवशेष थे। वे शरारती ढंग से उछल कूद कर रहे थे, मानो वे उछलती हुई परियां हों। एक ऐसी सुगंधित खुशबू निकली जिसने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि वह थकी हुई थी, लेकिन लुओ हुआ के छोटे लाल चेहरे पर उत्साह का भाव था। वीरान अस्थि अवशेषों को सहेजते हुए लुओ हुआ ने एक दर्पण निकाला। उसने अपने बालों को संवारा जो शोधन प्रक्रिया पूरी करने के बाद बिखरे हुए थे। दर्पण के सामने खड़े होकर उसने मन ही मन कहा, लुओ हुआ से यही उम्मीद थी। तुम तो इस स्तर के अवशेषों का भी शोधन कर सकती हो। ये कहते ही उनके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। इस मुस्कान के साथ ही उनके होठों के किनारों पर 2 प्यारे से डिंपल दिखाई दिए। हे, मैं इन्हें 10,000 पैगोडा ले जा सकता हूँ। फिर मुझे शोधन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए केवल 8,000 ड्रैगन स्केल रूम्स की कमी रह जाएगी। ये वाकई आसान नहीं था। मैंने सुना है कि ताया दिव्य नगरी में 2000-3000 वर्षों से किसी ने कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। उन्हें एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। सोचो तो सही, 30,000 साल पहले ताया दिव्य नगरी में सूजी नाम का एक संकी आदमी प्रकट हुआ था। उस आदमी ने वीरान स्वर तकनीक का रिकॉर्ड बहुत ऊंचा कर दिया था। अगर ऐसा न होता तो मैं अपने पहले ही साल में वीरान स्वर तकनीक का रिकॉर्ड तोड़ देती। मुझे नहीं पता कि ताया दिव्य राज्य इतना भाग्यशाली कैसे हो गया कि उसे इतना शक्तिशाली वीरान स्वर्ग गुरु मिला जो मेरे स्तर के 70-80% तक भी मुश्किल से टिक पाता है। लाल पोशाक वाली लड़की बोलते हुए बहुत भावुक लग रही थी। जिस तरह से वह आईने में देखकर खुद से बात कर रही थी वह एक दुर्लभ दृश्य था। लेकिन फिर भी यह अच्छा है। मेरे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कोई भी कभी भी डेसोलेट हेवन तकनीक का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगा। हाँ, मेरा नाम लुओ हुआ हमेशा के लिए यही रह जाएगा। लेकिन सच कहूँ तो मैंने अपनी रसायन विद्या का अभ्यास नहीं किया है। हालांकि मुझे पता है कि निर्जन स्वर्ग तकनीक और रसायन विद्या में से किसी एक का अभ्यास करना बेहतर है, लेकिन मेरी रसायन विद्या की कुशलता भी अच्छी है। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, इतनी प्रतिभा होना वाकई सिरदर्द है। लुओ हुआ के शब्द बेहद घमंडी लग रहे थे, लेकिन उनकी खूबसूरती और मनमोहक मुस्कान के साथ वे बेहद प्यारे लग रहे थे। लेकिन उसी क्षण एक छोटी लोली घबराकर वीरान स्वर्ग के कक्ष में दौड़ती हुई आई। दौड़ते हुए वह चिल्लाए, मालकिन, कुछ बुरा हो गया है। अध्याय 212 नौकरानी डोंगर। अंदर भागती हुई नन्ही बच्ची अभी तक बड़ी नहीं हुई थी। वही यून से भी छोटी दिख रही थी। उसने ढीली पोशाक पहनी हुई थी और उसमें दौड़ना असुविधाजनक था, इसलिए दौड़ते समय उसने अपने दोनों छोटे हाथों से अपनी स्कर्ट को पकड़ रखा था। दौड़ते समय उसके माथे पर लगे बाल उछल रहे थे। लुओ हुआ ने तुरंत अपनी प्यारी सी छोटी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इतनी घबराहट क्यों? सच में छोटी सी बात पर चिल्ला रही हो? शालीनता बरतो। क्या तुम्हें शालीनता का मतलब पता है? लुओ हुआ ने बिना किसी झिझक के उस युवती के सिर की ओर इशारा किया। उसकी डांट सुनकर युवती का माथा लाल हो गया। उस युवती ने बेहद अपमानित भाव से कहा, मिस डोंगर को पता है। ये युवती लुओ हुआ की नौकरानी थी। हैरानी की बात यह है कि लुओ हुआ ने ताया दिव्य नगर में प्रवेश करते समय वास्तव में एक नौकरानी को अपने साथ लाया था। अन्य लोग, यहाँ तक कि आन कियान जैसे शाही परिवार के सदस्य भी अपने साथ कोई शाही दासी या हिजड़ा नहीं लाते थे। बताओ, इसमें बड़ी बात क्या है? क्या जिस मिमी को तुम पाल रहे हो उसने फिर से खाना शुरू कर दिया है? मिमी डोंग और लुओ हुआ की बिल्ली थी। लुओ हुआ न केवल अपने साथ एक नौकरानी को ताया दिव्य नगरी में लाई थी, बल्कि एक बिल्ली भी लाई थी। ओह नहीं, डोंगर ने अपना सिर ऐसे हिलाया जैसे कोई खिलौना हो। उसके बाल मशरूम जैसे प्यारे से थे और सिर हिलाते ही उसके रेशमी बाल ऊपर उड़ गए। मालकिन, किसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिकॉर्ड तोड़ दिया? लुओ हुआ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। आपने कहा रिकॉर्ड तोड़ दिया? किसने तोड़ा? लुओ हुआ ने अपनी पहले से ही अत्यधिक बड़ी आंखों को और चौड़ा कर लिया। क्या कुछ गड़बड़ थी? ताया दिव्य नगरी में तो हजारों सालों से कोई रिकॉर्ड नहीं टूटा था। वह बस एक रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली थी, पर किसी और ने उसे पहले ही तोड़ दिया। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? हाँ, उस व्यक्ति का नाम यी यून है।
उसने जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ा है। मुझे लगता है कि वह 12-13 साल का है। यी यून, वह शरारती लड़का जिसे किस्मत से एक प्राचीन जड़ी बूटी मिल गई। लुओ हुआ एर ने पहले यी यून के बारे में सुना था, जिसने स्वर्ग के बैंगनी याम जिनसेन को चुना था, जो एक आपदा से बच नहीं पाया था। वही यून की किस्मत से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसने इसे क्यों नहीं चुना? स्वर्ग बैंगनी याम जिनसेन के साथ वह इसका उपयोग अभ्यास के लिए कर सकती थी। यह एक प्राचीन जड़ी बूटी थी और उसने पहले कभी किसी प्राचीन जड़ी बूटी को औषधि में परिवर्तित नहीं किया था। यह अप्रत्याशित था कि महज कुछ दिनों बाद यी यून ने जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लुओ हुआ एर बेहद गुस्से में थी। अगर वह यी यून के बाद कोई रिकॉर्ड तोड़ती तो वह इतना प्रभावशाली नहीं होता। वह धोखा दे रहा था। उसने प्राचीन जड़ी बूटी चुनकर बहुत सारे ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित किए। ये जड़ी बूटी संभवतः रिकॉर्ड के आधे से अधिक हिस्से के लिए जिम्मेदार थी। लुओ हुआ ने असंतुष्टि महसूस करते हुए अपने दांत पीसे। उसे पहला स्थान हासिल करना था, लेकिन अब यी यून ने महज किस्मत से यह रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैसे भी जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड वीरान स्वर्ग की तकनीक के रिकॉर्ड से कैसे तुलना कर सकता है? वीरान स्वर्ग तकनीक का रिकॉर्ड एक बड़ा रिकॉर्ड था और इसके पुरस्कार भी उत्कृष्ट थे। इसे न केवल ताया दिव्यनगर के उच्च अधिकारियों द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता था, बल्कि एक बार इसे तोड़ने पर कोई भी ऋषि मार्ग पर अपना नाम दर्ज करा सकता था और यहाँ तक कि पूरे ताया दिव्य साम्राज्य में हलचल मचा सकता था। जड़ी बूटियां चुनने की बात करें तो ताया डिवाइन सिटी में ये सबसे खराब रिकॉर्ड था। इसे बनाने वाले ने शायद यूं ही मनमर्जी से बना दिया था। इनाम भी बहुत ही घटिया थे। जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड वीरान स्वर्ग तकनीक के रिकॉर्ड से कैसे तुलना कर सकता था? दोनों में कोई समानता नहीं थी, लेकिन दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल किया गया था, रिकॉर्ड तोड़ना। ये तो अन्याय था। जड़ी बूटियां चुनने पर रिकॉर्ड तोड़ने का दावा करने का किसी को क्या अधिकार है? छोड़ो इसे, मैं इतनी नीच हरकत नहीं करूंगी कि अपने प्रदर्शन की तुलना इतने घटिया रिकॉर्ड से करूं। लुओ हुआ ने खुद को दिलासा दिया और धीरे धीरे शांत हुई। जी हाँ महोदया, ये यून ने होंगाओ एसोसिएशन को नाराज कर दिया है। आगामी नवोदित खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में होंगाओ एसोसिएशन विशेष रूप से ही उनका ध्यान रखेगा। ऐसा लगता है कि वे सभी ही यून से लड़ना चाहते हैं। डोंगर ने उसे एक और जानकारी दी। हालांकि लुओ हुआ एर को इस जानकारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। होंगाओ एसोसिएशन, ये तो सिर्फ कुछ बिगड़ेल बच्चों का संगठन है। बिगड़ेल बच्चों का आपस में लड़ना तो स्वाभाविक है। लुओ हुआ एर को ये यून जिस स्तर के अखाड़े में शामिल था उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उनका क्या मापदंड हो सकता था? दरअसल लुओ हुआ स्वर्ग और पृथ्वी की रैंकिंग में उच्च स्थान पर नहीं थी, केवल मनुष्य की रैंकिंग में ही वह प्रथम स्थान पर थी। एक व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा और समय होता है। लुओ हुआ एर अपना अधिकांश समय वीरान स्वर्ग तकनीक और रसायन विद्या का अभ्यास करने में व्यतीत करती थी। परिणामस्वरूप वह वीरान जानवरों का शिकार करने के लिए शायद ही कभी बाहर जाती थी, इसलिए स्वर्ग सम्मान सूची में उसका स्थान बहुत कम था। जहां तक अखाड़े की लड़ाइयों की बात है, लुओ हुआ ने नौसिखिया रैंकिंग के बाद कभी इसमें भाग नहीं लिया। उसका कारण था, हमेशा चुनौती मिलना परेशान करने वाला होता है। यी यून द्वारा जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ने की खबर फैलने के बाद होंगाओ एसोसिएशन को स्वाभाविक रूप से इसकी जानकारी मिल गई। इस बात से होंगाओ एसोसिएशन बहुत खुश था। जड़ी बूटियां चुनने में शारीरिक शक्ति की कोई जरूरत नहीं थी। जड़ी बूटियां चुनने का रिकॉर्ड तोड़ने का कोई फायदा नहीं था। सबसे बड़ा फायदा यह था कि यून फिर से अमीर हो गया था, जिससे उन्हें और भी अधिक ड्रैगन स्केल रून्स जीतने का मौका मिल गया था। उन्हें पहले ही पता चल चुका था कि यून को जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 25,000 ड्रैगन स्केल रून्स और 2 ग्लोरी पॉइंट्स का एक मुश्त पुरस्कार मिला था। जड़ी बूटियां चुनकर यी यून द्वारा अर्जित राशि और सूदखोरी से उधार ली गई राशि को मिलाकर यी यून की संपत्ति का एक अनुमानतः 35,000 ड्रैगन स्केल रून से अधिक था। इतनी बड़ी संपत्ति देखकर हर कोई ईर्ष्या करने लगा। परिणामस्वरूप होंगाओ एसोसिएशन के कई नए सदस्य, विशेषकर राजधानी के वे धनी युवा मालिक, ड्रैगन स्केल रून्स के बदले अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखने के लिए बैंक की ओर दौड़ पड़े। वे यी यून के साथ शर्त लगाने के लिए नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता का इंतजार कर रहे थे। होंगाओ एसोसिएशन ने यी यून से युद्ध करने के क्रम पर निर्णय लेने के लिए एक विशेष नेतृत्व बैठक भी बुलाई। राजधानी के 4 दबंग सरदारों की बात करें तो राजधानी के उच्च अधिकारियों में वरिष्ठ होने और ली हॉन के साथ अपने संबंधों के कारण वे आसानी से पहले 4 में शामिल हो गए। वे यी यून से लड़ने वाले पहले लोग थे, इसलिए चारों गुंडे सरदार बेहद खुश हुए। हाँ, इस अवसर को प्रदान करने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में यदि आपको कभी भी हमारी सहायता की आवश्यकता हो तो हम कभी भी मना नहीं करेंगे। चारों दबंग सरदारों ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को इस तरह जोड़ा मानो वे अपनी जीत का जश्न मना रहे हों। किसी ने चिल्लाकर कहा, भाइयों ज्यादा आगे मत बढ़ो। अगर तुमने यी यून को अपाहिज कर दिया तो न्यायाधीश यह फैसला कर सकता है कि यी यून युद्ध के लिए योग्य है और फिर हमें बाद में लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, चिंता मत करो, हम उसकी पिटाई पर नियंत्रण रखेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसकी बुरी तरह पिटाई हो लेकिन उसका असर उसकी आगे की लड़ाइयों पर न पड़े। चारों गुंडे सरदारों को इस बात का अफसोस था कि वे यी यून को दिल खोलकर पीट नहीं पाए। इस समय सम्मान की सीट पर बैठे ली होंग ने कहा, आप लोग भी सावधान रहें। इस आसान से काम में बुरी तरह असफल न हो जाएं। इस लड़के में कुछ हुनर है। ये हाल ही में कई बार वाइल्डनेस डिवाइन हॉल जा चुका है और इसके लिए इसने काफी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स खर्च किए हैं। जब से ली होंग और यी यून के बीच दुश्मनी हुई थी तब से ली होंग यी यून पर कड़ी नजर रख रहा था। उसने वाइल्डनेस डिवाइन हॉल जैसी जगहों पर जासूस लगा रखे थे, इसलिए ली होंग को यी यून की हालिया गतिविधियों के बारे में काफी जानकारी थी। वाइल्डनेस डिवाइन हॉल, कई बार, वो बच्चा। ये सुनकर चारों गुंडे सरदार स्तब्ध रह गए। वे अचानक क्रोधित हो गए, मानो कोई सुंदर देवी जो उनकी नजरों के सामने थी लेकिन उनकी पहुंच से बाहर थी, अब यी यून के साथ कुछ भी करने के लिए बिस्तर पर लिटाई जा रही हो। 4 गुंडों में से मोटे ने नाराजगी भरे लहजे में कहा, जंगली दिव्य हॉल जैसी जगह तो बस आदिम प्रजातियों के दबाव का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति की ऊर्जा और रक्त को संपीड़ित करने के लिए है। वहां बार बार जाना बेकार है। इस लड़के के पास बहुत सारे ड्रैगन स्केल रून्स हैं, फिर भी वो उन्हें फिजूल खर्ची से खर्च करता है। मुझे उससे नफरत है। हमें कुछ ड्रैगन स्केल रून्स कमाने के लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी।
हाँ, हमने अभी तक वाइल्डनेस डिवाइन हॉल में दूसरी बार प्रवेश भी नहीं किया है। हम स्वॉर्ड्सकार पैलेस भी नहीं गए हैं। हम 10,000 पैगोडा में भी ज्यादातर चीजें नहीं खरीद सकते। फिर भी किस्मत से ये बच्चा संसाधनों को बेवजह खर्च कर रहा है। ये खजानों की बहुत बड़ी बर्बादी है। ये संसाधन तो हमारे होने चाहिए। चारों गुंडों के उग्र रूप को देखकर होनगाओ एसोसिएशन के किसी सदस्य ने कहा, ताया दिव्य नगरी वह स्थान है जहाँ शक्ति का महत्व है। शक्ति के बिना भाग्य के भरोसे सफलता नहीं मिलती। आप सही कह रहे हैं। ये संसाधन वास्तव में हमारे हैं। हमें बस इन्हें उससे छीनना है। ठीक है, उनसे छीन लो। चारों गुंडे सरदारों ने एक साथ सहमति जताते हुए कहा। लेकिन ली हॉन ने कहा, जंगल के दिव्य हॉल में कई बार जाने के अलावा मुझे ये खबर मिली है कि यून ने उस समय स्वर्ग के बैंगनी यांग जिनसिंग पुरस्कार का उपयोग ताया पवित्र तकनीक के बदले में किया था। ताया की पवित्र तकनीक। ली हॉन के शब्दों ने कार्यक्रम स्थल पर एक और भयंकर तूफान खड़ा कर दिया। चारों गुंडे सरदारों का खून खौल उठा। वे क्रोधित हो गए। सारा अच्छा सामान सुअरों के पास चला गया था। ये यून क्लाउड वाइल्डनेस का एक गंवार, और उसने तो ताया पवित्र तकनीक के बदले में ये तकनीक हासिल कर ली। उसे यह साधना तकनीक सीखने का अधिकार किसने दिया? ताया पवित्र तकनीक। ये तो मजाक है। केवल 5 में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही इस साधना तकनीक को सीखकर प्रज्वलित सूर्य ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। वो भी प्रतिभाशाली लोगों के लिए भी इसे सीखने की संभावना इतनी कम है। मेरा तो खून खौल रहा है। ताया दिव्यनगर के गुरु ने ऐसी व्यक्ति को ताया पवित्र तकनीक कैसे दे दी? ये तो ताया पवित्र तकनीक का अपमान है। चारों गुंडे सरदार बेहद गुस्से में थे। वे भी ताया पवित्र तकनीक सीखना चाहते थे। हालांकि इसे सीखने की संभावना कम थी, फिर भी उन्हें थोड़ी उम्मीद थी कि वे भाग्यशाली हैं। अगर वे इसे सीख लेते तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता। इससे उनके परिवार के सदस्य उन्हें अलग नजरिए से देखने लगेंगे। वे राजधानी के युवा होनहारों के बीच गर्व से चल सकेंगे। राजधानी की वे मशहूर सुंदरियां उनके आसपास मंडराती रहती थीं और सक्रिय रूप से उनके करीब आने की कोशिश करती थीं। जब ऐसा होगा तो क्या वे अपनी पसंद के अनुसार चुनाव नहीं कर पाएंगे? धत्तेरे की, अगर मैं ताया पवित्र तकनीक सीख लूं तो वो कमीनी झांग शिनलियन मुझे ठुकराने की हिम्मत ही नहीं करेगी। वो तो आज्ञाकारी होकर मेरे बिस्तर पर भी चढ़ जाएगी। चारों दबंग सरदारों का स्वामी दुखी था और उसने अपने दिल में दबे विचार व्यक्त किए। उस समय झांग शिनलियान ने उसे ठुकरा दिया था और इसी वजह से उसके मन में द्वेष था। वह अभिमानी झांग शिनलियान के कपड़े फाड़कर उसके शरीर को तहस नहस करने के लिए बेताब था। उन सभी की इच्छा थी कि वे ताया पवित्र तकनीक सीखें, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी। उनके पास इसे वहन करने का कोई साधन नहीं था। उन्हें कोशिश करने का मौका भी नहीं मिला, फिर भी यी यून ने इसे बर्बाद कर दिया। उनके मन की भावना स्पष्ट थी। ये गंवार यी यून ताया पवित्र तकनीक सीखना चाहता है। ये तो हंस का मांस खाने के लिए ललचाए मेंढक की तरह है। सही। राजधानी के 4 गुंडों में सबसे बड़े फैटी ने अचानक अपनी जान पर हाथ मारा। उसके मन में एक विचार आया जिससे वह बेहद उत्साहित हो गया। उसने कांपते हुए कहा, तुम लोग बताओ, क्या ये संभव है कि यी यून को ताया पवित्र तकनीक पर दांव लगाने के लिए राजी किया जाए? जब फैटी ने यह कहा तो सब लोग तुरंत शांत हो गए। ताया पवित्र तकनीक को दांव पर लगाना, इस प्रस्ताव ने सबको चौंका दिया, लेकिन धीरे धीरे सब उत्साहित हो गए। शायद Koi Sambavanati, Adyaya 213, Navagantuka Rankinga, Java se Yunane Recordatora, Tabase Vaha Eka Santa Javana Vyadita Kara Raha Hai, Vaha Ababi Jari Budiam Kunanora, Tyaha Pavitra Takanika, Ka Avyasakarain Kalai 60 Vem Jari Budi Parvata Parajata Hai, Isa Daurana Yunane Apana Terahavam Janmadina Manaya, Halam ki Usaka Sihara Ababi Thora Bakakana Lagadada, Lekina Marsala Artika Avyasakarain K Bada Usaka Sarira Dur Vikasita Hon Lagada, Abavaha Eka Sandara Uvaka Bana Kukada, Abibi Nazaki Amki Rankina Pratiyogita Memdasadina Bakida, Yi Unika Apani Tejasvi Surya Urja Parapurnani Antranada, Unhan, Taya Hapavitra Takanika, K Prathama Stara Membi Apani Adarabuda Vidya Purna Karaliti, Yi Una, Navagantuka Pratiyogita Ki Rankina Jari Ho Gai Hai, Java Yi Una Radaka Kana Ka Rahada, Tabi Sangha Zijuna Ora Jo Kui USA's Milane, Sangha Zijuna Ora Jo Kui Ko Yi Una Ke Samana Hai Sisyamana Yasakata Hai, Yi Sabi Baldi Kina Ke Satha Jinga Raja Ora Asapasa Ke Rajyam Se Taya Ha Divya Nagarieda, Halanki Jo Kui Ora Yi Una Ke Bika Pahale Kucha Anabana Ora Pratispartati, Lekina Abavaha Bada Purani Ho Kukiti, Hengadao Esoziasana Devara Yi Una Ko Kun Jane Ke Bada, Jo Kui Ko Bahuda Dugawa, Ise Kalava, Nazaki Rankina Pratiyogita Ke Daurana Ve Eka Hai Tima Memna, Isali Unik Bika Sambanda Ora Biganista Hogai the Ora Unhem Eka Daser Ki Madata Karani Haiti, Oha, Apa Kisa Rankina Ki Bada Kara Regi Hayam, Yi Una Ne Bina Jayata Samaje Apana Sira Uthaya, Ne Kailarayam Ki Rankina, Ne Kailarayam Ki Pratiyogita Se Pahale, Hama Sabi Ne Kailarayam Ko Eka Anumanita Rankina DJD, Badamam, Hama Apani Rankina Ke Anusara Larange, Pitch Ki Rankina Vale Loga H Ki Rankina Valam Ko Kunati de Socket Hayam, Ora H Ki Rankina Vale Kunati Ko Aspakara Nahim Kara Socket, Basaka, Donam Paxam Ko Sarda Lagani Hogi, Isaac Viperita, H Vale Loga Pitch Valam Ko Kunati de Socket Hayam, Lekina Samain Valamana Kara Sakata Hai, Ora Azaz Koi Kasafiata Bi Nahim Hoda, Isali Isakama Hai Hoda Hay, Jo Kui Ne Samajaya, Vaha Kafi Samaya Se Nazaki Ki Rankina de Ka Rahada, Vaha Hamesa Se Janana Kahada de Ki Usaki Rankina Kya Hogi,
Halenki yaha ranking ataya ha devana city ke processana devaratea ki jadi hai ora kisi vyakti ki puri takata ka pratibimba nahim hodi, lekina yaha kisi vyakti ki kesamata ko jarura darsati hai, yaha mana samana ka bimamala hai, hara koi kahega ki usaki ranka anchi ho, bail hai anchi ranka ka matalaba yaha ho ki use yada larana paraga, oha, ti vo ranking a hai, mary ranking a kya hai, yi una ranking a mem bilkalabi dilakasbi na dikat hu upana mansakata raha, sanga zijuna ora joku ne jaba yi una ka vyavahara de katavaya vaka raha gai, yaha yi una tahada se ziyada yadarada, kya use patanahim de kikatain loga use nihara rahida, apaki ranking a 10,003 high, joku ne yi una ko sahanubuti se deka, 10,003, isaka kya matalaba hai, yi una ko turanta samajana himaya, darasala isaka matalaba tisara stana hai, niyamam ke anusara, nasakiyam ki ranking a pratiyogita 10,000 se suru hogi, pahalastana 10,001 vam hoga, dusara 10,002 vam, isliapa tisar stana parahayam. Divya Samrajya ke Kulina Logataya ha Divya Nagari mem Lagatara chaha Varsam taka Prasiksan Alitha, Pratyeka Bakam mem Lagabaga 2000 Loga Hotha, Pahale Pamka Bakam ko Milakara, Yaha Sankhya Madora para 10,000 se Adika ho Jadi ti, 10,000 se H ki ranking a mem Nazakiyam ko Prathamikata di Jadi ti, Isali Kucha Anubavi yada bi 10,000 se Upara ki ranking a mem Samila ho Jatha. Purva Senakam ko ne Rangarudam ke Satharanka ki Ajana Anek Lai Bahuda Sarmanaka Badati, T Sarastana. ये रैंकिंग काफी अच्छी है। यीयुन बहुत खुश था, लेकिन वह जानता था कि उसके अर्जित ड्रैगन स्केल रून्स ने उसकी रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नौसिखियों में ताया डिवाइन सिटी में उसकी ड्रैगन स्केल रून्स की कमाई निश्चित रूप से प्रथम थी, इसलिए तीसरा स्थान प्राप्त करना उचित था। यीयुन की बातें सुनकर सोंग जिजुन और जो कोई अवाक रह गए। तीसरा स्थान पाना उनके लिए महज काफी अच्छा था। क्या यीयुन को यह नहीं पता था कि वह किस स्थिति का सामना कर रहा है? आग उसके दरवाजे पर सुलग रही थी, फिर भी वह बड़े चाव से अपना मांस खा रहा था। जो कोई ने कहा, यीयुन क्या तुम्हें पता है मेरी रैंकिंग क्या है? ओह क्या बात है, यीयुन ने पूछा। 11,523। ये समग्र रैंकिंग है। अगर सिर्फ 2000 नवागंतुकों की बात करें तो मेरी रैंकिंग लगभग 1100 के आसपास है। बाकी 400 लोग अनुभवी खिलाड़ी हैं जो शीर्ष 10,000 में जगह नहीं बना पाए। पिछले 3 महीनों के शुरुआती प्रशिक्षण में मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया, फिर भी मैं बड़ी मुश्किल से मध्य रैंक में जगह बना पाया। भाई जिजुन और मेरे कुछ शुवानवु सेना के साथी तो मुझसे भी काफी पीछे रैंक पर हैं। पहले 1000 में प्रवेश करने वालों में से कई जोंग राज्य, शाही शहर या एकांतप्रिय पारिवारिक कुलों से हैं। कई प्रतिष्ठित और हास्यास्पद लोग आपके पीछे ही रैंक में हैं। जो कोई ने यीयुन को समझाया कि तीसरे स्थान पर आने का क्या मतलब होता है। उन एकांतप्रिय पारिवारिक कुलों को नजरअंदाज करते हुए, जो संभवतः शाही परिवार के बराबर हो सकते थे, शाही शहर के पारिवारिक कुल ही जिंग राज्य के पारिवारिक कुलों के मुकाबले बहुत दूर थे। कहावत है, राजधानी जाने से पहले आपको अपने पद की अहमियत का एहसास नहीं होता। दिव्य राज्य के शाही शहर में रहने वाले रईस भले ही छोटे मोटे दफ्तरों के प्रभारी हों और उनकी जागीरें बड़ी न हो, लेकिन अन्य स्थानीय स्थानों की तुलना में वे एक मध्यम आकार के शहर के प्रभारी हो सकते हैं। बेशक स्थानीय पारिवारिक कबीलों के पास संसाधनों और वंशों के मामले में शाही शहर से प्रतिस्पर्धा करने का कोई तरीका नहीं था। मजबूत वंश और सुदृढ़ पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले लोग अक्सर शाही नगरी के निकट जाकर बस जाते थे। शाही नगरी के संसाधनों की परवाह किए बिना, केवल इस तथ्य से ही कि उनकी अगली पीढ़ी शाही नगरी के बड़े पारिवारिक वंशों के सदस्यों से विवाह कर सकती थी, उनकी अपनी पारिवारिक वंशी श्रेष्ठ हो जाती थी। भाई तुम तो बड़े रईस बन गए। मैं एक ऐसे भाई को जानता हूं जिसके पिता एक मार्क्विस हैं। अपने खानदान में तो वो काफी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन नौसिखियों में उनकी रैंक सिर्फ 200 के आसपास है। और जुवानवु सेना के मार्शल के 2 पोते भी हमारे ही बैच में हैं। उनकी रैंक लगभग 300 है। अब तुम्हें पता चला होगा कि तीसरे नंबर पर होना क्या होता है। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गया, यीयुन ने अपने मुंह से तेल पोंछा। ये बात कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर कही गई लग रही थी। ताया दिव्य साम्राज्य में बहुत सारे पारिवारिक वंश थे। प्रत्येक वंश में असंख्य पुत्र और पोते थे। ताया दिव्य नगर की समग्र रैंकिंग में ऊपर चढ़ना तो कठिन था ही, साथ ही 2000 से अधिक नौसिखियों में भी उच्च स्थान प्राप्त करना आसान नहीं था। इसीलिए तो बहुत से लोग तुम पर नजर रखे हुए हैं। और तुम्हारे आगे जो 2 लोग हैं, उनमें से एक क्यून्यू है और दूसरी चुशियाओरान। उनमें से एक जन्म से ही अलौकिक शक्ति से संपन्न है और दूसरी असाधारण अंतर्दृष्टि वाली है। शायद तुम्हें पता ना हो कि जब हम में से कई लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे, तब क्यून्यू और चुशियाओरान पहले ही दिव्य वन में निर्जन जानवरों का शिकार करने गए थे। अब तो स्वर्ग के सम्मान सूची में उनका नाम भी है, इसलिए वे प्रथम और द्वितीय स्थान पर हैं। क्यून्यू और चुशियाओरान पृथ्वी रैंकिंग में तेजी से ऊपर चढ़ने के लिए इस अवसर का लाभ उठा रही हैं। मुझे नहीं पता कि वे कितनी दूर तक जाएंगी। वे शायद 3,000-4,000 रैंकिंग तक भी पहुंच जाएं। नौसिखियों की रैंकिंग तय होने के बाद शीर्ष पर मौजूद क्यून्यू और चुशियाओरान को उनके पीछे मौजूद अन्य लोगों से चुनौती मिल सकती थी, लेकिन साथ ही उन्हें अपने से आगे की रैंकिंग में मौजूद अधिक वरिष्ठ साधकों को चुनौती देने का भी अधिकार था। किसी को चुनौती देने का मतलब शर्त लगाना भी था। वे कितनी दूर तक जा सकते हैं, ये देखना उनकी अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता था। बाल्डीकिन ने पहले कहा था कि जो भी नवागंतुक 1 वर्ष के भीतर स्वर्ग या पृथ्वी की प्रतियोगिता में शीर्ष 1000 में प्रवेश कर लेगा, उसे ताया दिव्य साम्राज्य के विभिन्न बड़े गुटों का ध्यान आकर्षित होगा। यीयुन और उनके नौसिखियों का समूह 3 महीने पहले ताया डिवाइन सिटी में दाखिल हुआ था। अगर वह 1 साल के भीतर शीर्ष 1000 में शामिल होना चाहता है, तो अब शीर्ष 3,000-4,000 में शामिल होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्यून्यू, चुशियाओरान, यीयुन ने थोड़ा सोचा। ये दोनों लोग दिव्य वन में जाकर निर्जन जानवरों का शिकार करने की क्षमता रखते थे, जबकि बाकी लोग छोटे मोटे काम कर रहे थे। वाकई उनमें एक क्षमता थी, वरना वे प्रथम और द्वितीय स्थान पर नहीं होते। यीयुन को इस समय यह नहीं पता था कि वह पृथ्वी रैंकिंग में कितना ऊपर चढ़ सकता है। भाई क्यून्यू और चुशियाओरान को कोई छूने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए अब सबकी निगाहें आप पर टिकी हैं।
ताया दिव्य नगरी में नौसिखियों के बीच आप बेहद मशहूर हो गए हैं। सबको पता है कि आप धन दौलत से लबालब हैं, और नियमों के अनुसार आपकी तीसरी रैंक आपकी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि आपके द्वारा बहुत सारे ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करने की वजह से है। आपने प्राचीन जड़ी बूटी चुनकर जड़ी बूटी चुनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिससे कई लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं। आपकी इतनी ऊंची रैंकिंग से कई लोग नाराज हैं। आपकी दौलत पर कई लोगों की नज़र है और वे आपका कुछ हिस्सा हड़पना चाहते हैं, और इसमें सिर्फ होनगाओ एसोसिएशन ही शामिल नहीं है। लेकिन होनगाओ एसोसिएशन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उनकी अनुमति के बिना कोई भी आपको चुनौती नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वह होनगाओ एसोसिएशन से कारोबार छीन रहा होगा, और होनगाओ एसोसिएशन उनसे सख्ती से बदला लेगा, इसलिए इसे कई लोग हतोत्साहित हुए हैं। इसे एक तरह से वरदान ही कहा जा सकता है। सोंग जिजुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। स्पष्ट रूप से छिपा हुआ आशीर्वाद शब्द व्यंग्यात्मक था। ये सुनकर यी यून ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए कहा, व्यापार छीनना। इस शब्द का प्रयोग करने का मतलब है कि वे मुझे मछली के मांस की तरह समझ रहे हैं जिसे काटने के तख्ते पर रखा गया हो। जो कुई ने कहा, भाई यी, लड़ाइयों के लिए पंजीकरण का पहला दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। हर दिन अधिकतम 12 लड़ाइयां होंगी। आपकी नेम प्लेट पर कई लोगों की नज़र है, इसलिए शुरुआत में ही सब इसे पाने की होड़ में लग जाएंगे। आपको संभवतः लगातार 3 दिनों तक प्रतिदिन 12 मुकाबले लड़ने होंगे। शायद आपको पता ना हो, लेकिन होनगाओ एसोसिएशन ने तो इस बात पर भी शर्त लगानी शुरू कर दी है कि आप कितने मैच टिक सकते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआती कुछ प्रतिद्वंद्वी होनगाओ एसोसिएशन के 4 दबंग सरदार होंगे। नौसिखियों में उनकी गिनती शीर्ष कुछ 100 में होती है। जब मैं लोहार का काम कर रहा था तब मेरी मुलाकात उनमें से एक से हुई थी। राजधानी में उनकी प्रतिष्ठा मुझसे कहीं अधिक है। 4 गुंडे सरदार। यी यून ने गिरवी की दुकान में देखे गए लंबे, छोटे, मोटे और पतले लोगों के दुर्लभ संयोजन के बारे में सोचा। ये लोग कम से कम अच्छे तो थे, जो उसके साथ जुआ खेलने के लिए अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी। भाई यी, मैंने शर्त लगाई थी कि आप 10 से अधिक राउंड पूरे कर सकते हैं। सोंग जिजुन ने यह कहते हुए यी यून के कंधे पर थपथपाकर अपना समर्थन दिखाया। दरअसल सोंग जिजुन, जो कुई और उनके साथ जिंग राज्य से आए युवकों को पता था कि यी यून शक्तिशाली है। ड्रैगन स्केल रून्स के बिना भी यी यून अपनी ताकत के बल पर उच्च पद प्राप्त कर सकता था। समस्या की जड़ ये थी कि वह टैग टीम मुकाबले में टिकने में सक्षम नहीं हो सकता था, और यी यून का तीसरा स्थान तो हद से ज्यादा हास्यास्पद था। शीर्ष 50 में शामिल सभी नवागंतुक तो वाकई जबरदस्त थे। इनमें से कुछ तो पृथ्वी की रैंकिंग में शीर्ष 4000 में भी जगह बना सकते हैं। धन्यवाद, यी यून ने हाथ जोड़कर कहा। पंजीकरण कहाँ हो रहा है? मैं पंजीकरण शुरू होते ही उसे देखना चाहता हूँ। वह दिन में सीमित संख्या में ही लड़ सकता था। वह किसी भी आम आदमी से नहीं लड़ सकता था। उनमें कुछ खास गुण होने चाहिए थे। असल में उनमें पर्याप्त मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स होने चाहिए थे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या ये लड़ाई व्यर्थ नहीं होगी? अध्याय 214, अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगाना। ताया डिवाइन सिटी में नौसिखियों के इस बैच के लिए पहली लड़ाई नवागंतुक पृथ्वी रैंकिंग प्रतियोगिता थी। ताया डिवाइन सिटी में यह उनका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था, इसलिए लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। हर कोई सबसे अलग दिखना चाहता था। स्वर्ग के ये सभी अभिमानी बच्चे राज्य के सभी हिस्सों से आए थे। उनमें से कई अहंकारी थे। हालांकि ताया दिव्यनगर में प्रवेश करते समय उनमें से कई को असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शीघ्र ही अपना आत्मविश्वास पुनः प्राप्त कर लिया। विशेषकर पिछले कुछ महीनों के प्रशिक्षण में इन सभी नवागंतुकों ने काफी सुधार किया था और वे अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहते थे। इस समय नए खिलाड़ियों का पंजीकरण शुरू हो चुका था। ये नए खिलाड़ी यह बता रहे थे कि वे अपनी पहली लड़ाई में किसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। सफल होने पर उन्हें एक नाम टिका टोकन प्राप्त होगा। जब ये उनकी नेम प्लेट दिखाई दी तो कई लोग उसे हथियाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समय एक संस्था का लाभ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। नौसिखियों में सबसे बड़ी संस्था होने के नाते होनगाओ एसोसिएशन को आसानी से ही उनकी नामटिका मिल गई। कौन जीने से तंग आ चुका है? हिम्मत कैसे हुई इसे मुझसे छीनने की? 4 बुली लॉर्ड्स का लंबा आदमी एक पैर से स्टूल पर चढ़ा और हाथ में एक चमकदार खंजर लिए भीड़ की ओर मुड़ गया। लंबे कद के व्यक्ति के हाथ में एक नेमप्लेट गिर गई। यही उनकी चैलेंज नेमप्लेट थी। समाज के सामने प्रतिस्पर्धा करना दूसरों के लिए आसान नहीं था। तुम लोग यहाँ आकर अपना मौका मत गंवाओ। क्या तुम्हें पता है कि उस लड़के यी यून की कितनी कीमत है? तुम में से कितने लोग 500 ड्रैगन स्केल रून्स निकाल सकते हैं? क्या तुम इतनी रकम से शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? होनगाओ एसोसिएशन के एक प्रमुख ने जोर से कहा। नौसिखियों के लिए 500 ड्रैगन स्केल रून्स बहुत बड़ी रकम थी। दरअसल उनमें से कई लोग इसे वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन ये उनके लिए, जिसकी संपत्ति हजारों ड्रैगन स्केल रून्स के बराबर थी, कुछ 100 ड्रैगन स्केल रून्स उसके लिए कुछ भी नहीं थे। जब लोग गर्मागर्म बहस में उलझे हुए थे तभी अचानक किसी ने कहा, अरे क्या वह बच्चा यी यून नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने तुरंत ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने उधर देखा और पाया कि हॉल के प्रवेश द्वार पर सूती वस्त्र पहने एक युवक लकड़ी की रेलिंग पर टिका हुआ था और उत्सुकता से चल रही गतिविधियों को देख रहा था। इस युवक की आंखें चमकीली थीं और चेहरे की बनावट विशिष्ट थी। उसके चेहरे पर बचपना झलक रहा था। भला ये यी यून ही तो था। ये सचमुच वही बच्चा है। होनगाओ एसोसिएशन के लोगों ने स्वाभाविक रूप से यी यून को पहचान लिया। नए खिलाड़ियों की प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है और हम सभी इस लड़के का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उसे देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं कि वह बिल्कुल भी चिंतित है। कई लोग आपस में चर्चा करने लगे। यी यून सीधे खड़े हुए और होनगाओ एसोसिएशन के लोगों का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। ये दृश्य देखकर कई लोग अवाक रह गए। क्या यी यून को होनगाओ एसोसिएशन की उससे दुश्मनी का पता नहीं था? जिस तरह से उसने उनका अभिवादन किया, उसे देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या इस लड़के को पता था कि होनगाओ एसोसिएशन क्या करने वाला है। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने जो कुछ भी हो रहा था उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। क्या आप सभी ने अपनी सट्टेबाजी की रकम जमा कर ली है? यी यून ने होनगाओ एसोसिएशन के 4 गुंडा सरदारों और प्रमुखों की ओर देखा और पूछा, दांव की रकम? हाँ, किसी ने हंसते हुए कहा, बेशक हमने दांव की रकम तैयार कर रखी है। आपके लिए हमने बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स जमा किए हैं, जिनका इस्तेमाल हम आपसे होने वाली लड़ाइयों में करेंगे।
एक दौर में कम से कम 800 ड्रैगन स्केल रून्स लगेंगे। ये रकम दूसरों को चौंका सकती है, इसलिए हमें इसे घोषित करने में शर्म आ रही है। जब होंगाओ एसोसिएशन के व्यक्ति ने यह कहा तो कई लोग चौंक गए। एक मैच में 800 ड्रैगन स्केल रून्स। कई नौसिखियों को 800 ड्रैगन स्केल रून्स कमाने के लिए 1 महीने से अधिक समय तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये राशि एक ही मैच में खत्म हो जाएगी। उन्हें एहसास हुआ कि उनमें से कई लोगों को यीयुन के साथ लड़ने का अधिकार नहीं था क्योंकि वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा यीयुन कोई कमजोर नहीं था। उनमें से कई लोग यहाँ जमा हुए थे, लेकिन वास्तव में उन्हें यीयुन का सामना करने का ज़्यादा भरोसा नहीं था। 800 का दांव लगाना बहुत ज़्यादा था। 800 की संख्या देखकर यीयुन में स्पष्ट रूप से कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, 800 ड्रैगन स्केल रून से काम चल जाएगा। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग तो बिल्कुल गरीब हो। मैंने तो तुम में से कई लोगों को बैंक में सामान गिरवी रखते हुए भी देखा है, लेकिन तुम्हारे पास ड्रैगन स्केल रून्स की इतनी कम मात्रा ही क्यों है? यीयुन ने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसके पीछे खड़े जो कुई और सोंग जिजुन ये सुनकर अवाक रह गए। वे तो बस यीयुन के साथ देखने आए थे। उन्हें लगा था कि यीयुन यहाँ सिर्फ प्रतियोगिता का जायजा लेने आया है ताकि अखाड़े में असली लड़ाई के दौरान उसे बुरी तरह हार का सामना न करना पड़े। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि यीयुन तुरंत होंगाओ एसोसिएशन को करारा जवाब देगा। उसने न केवल उन्हें गरीब कहकर उनका मजाक उड़ाया, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि ये युवा मालिक बैंक में सामान गिरवी रखने गए थे। पारिवारिक खानदानों से ताल्लुक रखने वाले इन सम्मानित युवा जमींदारों के लिए वस्तुओं को गिरवी रखना निश्चित रूप से गर्व की बात नहीं थी। ये शर्मनाक स्थिति सूदखोर से कर्ज लेने से बस थोड़ी ही बेहतर थी। क्या यीयुन को ऐसा लग रहा था कि उससे उतनी नफरत नहीं की जा रही थी जितनी होनी चाहिए थी? वह तो मानो खुद ही मार खाने को उकसा रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, होंगाओ एसोसिएशन के सदस्य क्रोधित हो गए। अगर यह घटना सार्वजनिक न होती तो वे तुरंत हमला कर देते। बच्चे, इतना घमंड मत करो। क्या तुम सूदखोरी से कर्ज लेने बैंक नहीं गए थे? यीयुन ने बेपरवाही से कहा। हाँ बिल्कुल, मैंने बस थोड़ी सी उधार ली थी, सिर्फ 5000। मुझे लगा था कि मेरे पास ड्रैगन स्केल रून्स कम पड़। Jage, Lekina Aba Mujay Hasasa Waki Maim Zarurata Saziata Sintakara Rahiti, Mir Pasalagabaga 40,000 Dragana Skella Runsa Hayam, Lekina Abaloga Harameka Para 800 Ka Danvalaga Radi Hayam. Apaloga Kabataka Ina Sabako Karkakara Paj, Mir Stara Para, Dragana Skella Runsa Kamana Kafi Asana Hai, Akira Yi Surfa Eka Sankya Haida Hai, Yi Unane Yi Bata Halke Falkandeja Mem Kahi, Pikil Kucha Dinam Mem, USA Jari Budium Ekatha Karake 40,000 Sayadika Dragana Skella Runsa Jama Karalida, Lekina Isa Tara Hakahane Para, Sanga Zijuna Ora Joku Kobi Lagaki Hungadao Esosiasana Ke Sadasayam Kita Bata Hai Chori, Yi Unamara Kane Ko Tayara Hai, Vaha Lagabaga Yahi Kahane Ki Kazisa Kara Raha Daki, Aora Mujay Pitadu, Hangadao Esosiasana Ke Kai Sadasia Josel Now Javanada, Anaka Gasa Hona Dama Batati, Lekina Aba Yi Una Ke Ukasave Para Kai Loga Kahatha Ki Ve Vahim Para Yi Una Se Jamakara Laram, Karam Debanga Saradaram Memsabase Bear Ne Hatha Barhakara Pani Antara Stanika Angathi Nikolai, USA News Maya Para Raka Ora Danta Pisit Hukaha, May Meka Hadra Dragana Skelarana Ora Isa Angathi Ki Sarda Lagata Hum, Antarastanika Valaya, Kisi Ne Akanaka Kaha, Lekina Turanta Apani Galati Sudarate Hubola, Yaha Gangasuna Paravara Devara Nirmita Prithvi Starya Antara Antarixia Valaya Hai, Is Karidana Asana Nahim Hai, Kai Lagam Ne Is Baya Ke Sathadeka, Antara Stanika Upakarana Vase to Mahenga Hoda Hai Hai, Lekina Gangasuna Paravara Devara Isake Utpadana Ke Karana Asaki Kimata Orabi Barhagai, Eka Antarastanika Angathi Eka Velocidaprana Vastuti, Lekina Kai Yadam Ke Lai, Visazakara Una Lagam Ke Lai Jonar Jana Janavaram Kasakara Karain Jathat, Yaha Eka Atyanta Mulyavana Upakaranada, Isamem Hathiara, Tira, Paraka Samagri, Saraksakavaka Adi Jaisi Vibana Yutta Sambandi Avasiaka Vastum Raki Yasakati Them, Antarastanika Valaya Ke Batara Mahanji Ora Varana Janavaram Ki Samagri Bi Sangrahita Ki Yasakati Hai, Tayaha Divya Sahara Ke Dasa Hajra Pagodamem, Antarastanika Angathiam Bikri Ke Lai Upalabdathim, Lekina Sabase Kama Jagaha Valley Antarastanika Angathi Ki Kimata B 2000 Dragana Skella Runsa Sayadikati, Azaz Bihatara Angathi Ki Kimata Dasiam Hazara Dragana Skella Runsa Hoditi, Kucha Angathiam to 100,000 Dragana Skella Runsa Sabiadika Kithim, Lekina Tayaha Devana City Ke Amasadaka Dasa Hajra Pagoda Say Antarastanika Angathi Sayada Hai Kabi Karadatha, Kyanki Dragana Skella Runsa Ke Kayupiogatha, Angathi Karadane Memanaka Istamala Karana Fajulakarchi T, Unaki Adikanza Antarastanika Angathiam Unaka Pain Paravaram Say Hai Prapta Hodithim, Ve Paravara Joa Pain Bakam Ko Antarastanika Angathiam Pradana Karasakatha, Saktisli Paravarada, Tayaha Divya Nagari Meman Vail Kai Sadakam Ke Pasa Antarastanika Angathiam Nahim Them, Atana Hai Nahim, Kara Mahapurusa Saradaram Devara Nikolai Gai Antarastanika Angathi Uka Ganavada Kiti, Yi Unane Angathi Ko Diana Say Deka Ora Santasta Hogai, Yi Karam Debanga Saradara Vakai Barakha, USAK Pasa Basa Eka Antarastanika Angathi Ki Kami T, Ora Unhan Usaka Angathi Bejadi, Jaba Yi Unane Pahale Kaha Daki Dragana Skella Runsa USAK Lai Surfa Eka Sankya Hai, to USAN Hungadao Esosiasana Ko Gusa Dilane K Lai Janabujakara Adasayak T Kiti, Dragana Skella Runsa Ki Sankya Katani Biho, Unhem Jayata Hon Ki Koi Sintanahim T,
Taya ha divya sahara mem prakura matra mem sansadana the jinhem karadane ke libari matra mem dragana skela runsa ki avasya kadati. Ye una ke talavara kalane ke kausala abia pariskarta the ora unamem tatkala sudara ki avasya kadati. Yadi ye una ne nirjana svarga takanika mem prasixana lena ki yojana banai hodi. Tave dragana skela rana bahat pani ki taraha karka hojate. Agara ye una pain 40,000 dragana skela runsa ko karka karana kahata tave vastava mem kuchabi nahina. Koi ora bari sarta. Ye una prithvi ke stara ke antarastanika valaya se mana hai mana santistada. Lekina usa nisa bava dikaya mano yaha valaya usaki nayunatama. Avasyakatam ko bi pura nahim karata ho. Azaz nisandaya kai loga fira se naraja ho gai. Karam gunda saradara hamesa eka sathakari rahatha. Unhan jaldi se apani antarastanika angathium utari mora eka karake maya para rakadim. Isa sardamem for angathium similathim. Karam angathium ko eka satha pahana yasakatada. Azaz antarixaka vistara bar hajata. Agara isa nahim hoda. Ti una hamesa una sabi ko eka bihatara antarastanika angathi se badala sakatiti. Yaha sarda kafi lubhavani ti. Ye una ke ukasave para. Hungadao esoziasana ke sadasayam ne danva barhana suru karadia. Parinamasvarupa. Nazakiyam ki pratiyogita ka yaha dora orabi romansaka hogaya. Yaha pratiyogita nazakiyam ke bika halakala makain valley ti. समय बीतता गया और आखिरकार नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई। नौसिखियों के लिए यह एक निर्णायक लड़ाई थी। ये लड़ाई काफी हद तक ताया दिव्य शहर में एक नौसिखिए की भविष्य की सफलता तय कर सकती थी। पृथ्वी रैंकिंग में जो लोग ऊपर उठते थे वे अक्सर उसी स्थान पर बने रहते थे। आने वाले वर्षों में चाहे स्वर्ग रैंकिंग हो या पृथ्वी रैंकिंग, वे अक्सर शीर्ष पर रहते और एक प्रमुख व्यक्ति बन जाते। इसलिए जब भी कोई नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता होती तो बड़े बड़े समूह उस पर ध्यान देते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ताया दिव्य नगर में अनाधिकृत लोगों का प्रवेश बहुत कम होता था, लेकिन नगर के कुछ प्रशासकों के विभिन्न बड़े गुटों से संबंध थे। वास्तव में उनमें से कुछ स्वयं उन्हीं बड़े गुटों से थे, इसलिए ताया दिव्य नगर में घटित होने वाली अधिकांश खबरें सीधे ताया दिव्य साम्राज्य के गुटों को पता चल जाती थीं। विभिन्न गुटों का मुख्य ध्यान स्वाभाविक रूप से चू शियाओरान और क्यून्यू पर था। ये दोनों व्यक्ति एक रक्षक ड्यूक की बेटी और एक एकांतप्रिय पारिवारिक कबीले के सबसे प्रतिष्ठित पुत्र थे। यहाँ तक कि उनके लिए एक वर्ष के भीतर ही स्वर्ग या पृथ्वी की शीर्ष 1000 सूचियों में शामिल होना भी संभव था। यह एक प्रभावशाली उपलब्धि थी। इन दोनों के अलावा येयुन पर कई गुटों का ध्यान भी था। इसका मुख्य कारण ये था कि येयुन ने जड़ी बूटियां इकट्ठा करके बड़ी मात्रा में ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित किए थे, जिसके परिणामस्वरूप उसे कई लोगों के समूह से चुनौती मिली थी। नौसिखियों की रैंकिंग प्रतियोगिता के आयोजन में यह एक दिलचस्प मामला था। बेशक यह महज एक दिलचस्प मामला था। जड़ी बूटियां चुनने में विशेष प्रतिभा रखने वाला युवक प्रतिभा तो था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इन बड़े गुटों द्वारा भर्ती किए जाने और पोषित किए जाने लायक था। अध्याय 215 रैंकिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ। दिव्य वन क्षेत्र ताया दिव्य साम्राज्य के उत्तर में स्थित था, इसलिए वहां का मौसम अक्सर ठंडा रहता था। आज ध्रुवीय हवाएं चली, जिससे रात भर भीषण हिमपात हुआ। रात भर में बर्फ की एक मोटी परत जम गई और ताया दिव्य नगर बर्फ की दुनिया में बदल गया। भोर होने से ठीक पहले, जब आसमान अभी भी अंधेरा था, येयुन अपने पत्थर के घर से बाहर निकला। उसने देखा कि बर्फ की मोटी परत नीले आसमान से आने वाली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रही है, जिससे हल्की नीली चमक फैल रही है। नीली बर्फ आसपास के साधारण पत्थर के घरों और ठंडी धातु की शहर की दीवारों के साथ मिलकर लोगों को एक जादुई पौराणिक दुनिया में रहने का एहसास कराती थी। धत्ते रेकी, धत्ते रेकी, धत्ते रेकी। इस समय अखाड़े से आवाजें आने लगी जो ताया दिव्य शहर में फैल गईं। ये धीमी और मधुरता से भरी लंबी आवाज थी। ये घंटी नौसिखिया रैंकिंग प्रतियोगिता के प्रारंभ का संकेत थी। ताया दिव्य नगरी के साधक, विशेषकर नौसिखिया, घंटी बजने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनमें से कई लोगों ने अपनी मानसिक स्थिति को सर्वोत्तम स्तर पर पहुंचाने के लिए पूरी रात ध्यान किया था और वे अपनी लड़ाइयों का इंतजार कर रहे थे। ताया दिव्य नगरी में साधक अपनी पहली लड़ाई लड़ने वाले थे। ये लड़ाइयां ही उनके भविष्य का फैसला करेंगी। नए खिलाड़ी अपने अपने घरों से बाहर आए और वे सभी लोगों का एक समूह बनाकर अखाड़े की ओर चल पड़े। कुछ दूसरे और तीसरे वर्ष के अनुभवी खिलाड़ी भी नवागंतुकों के पीछे पीछे मैदान में आ गए। वे विशेष रूप से नवागंतुकों की प्रतियोगिता देखने आए थे। हर नवोदित प्रतियोगिता में हमेशा कुछ उत्कृष्ट नवोदित प्रतिभागी होते थे जो अपनी अलग पहचान बनाते थे। वे शीर्ष 6000 या यहाँ तक कि 4000 में भी जगह बना लेते थे। इन लोगों में उन वरिष्ठ साधकों के लिए खतरा पैदा करने की क्षमता होती थी जो ताया दिव्य नगरी में 3-4 वर्षों से साधना कर रहे थे। इसलिए उनमें से कई ये देखना चाहते थे कि नवागंतुकों के इस समूह में से कौन से दुर्जय हैं, कौन से उनके ध्यान देने योग्य हैं। मैंने सुना है कि इस नवोदित रैंकिंग प्रतियोगिता के लिए दिव्य नगरी ने पुरस्कार बढ़ा दिए हैं। जो भी शीर्ष 8000 में जगह बनाएगा उसे पुरस्कार के रूप में ड्रैगन स्केल रून्स मिलेंगे। अगर वे शीर्ष 6000 में जगह बना लेते हैं तो पुरस्कार 2 गुना हो जाएगा। इसके अलावा नवोदितों में शीर्ष स्थान पाने वाले को एक गौरव अंक मिलेगा और उन्हें स्वॉर्ड्सकार पैलेस और सेज टेम्पल में साधना के अवसर भी मिलेंगे। उपस्थित लोगों में से कुछ नौसिखिए जो पुरस्कारों के बारे में अधिक जानकारी रखते थे, उन्होंने सुनी सुनाई बातें बताईं। ताया दिव्य नगरी ने आधिकारिक तौर पर इन पुरस्कारों की घोषणा नहीं की थी, लेकिन अधिकारियों ने पहले ही इन पर निर्णय ले लिया था। स्वॉर्ड्सकार पैलेस, सेज टेम्पल और एक ग्लोरी पॉइंट। छी! जब कई नवागंतुकों ने यह सुना तो उनके मुंह में पानी आ गया। लेकिन वे जानते थे कि इन पुरस्कारों को पाने का उनका कोई मौका नहीं था। इस वर्ष के पुरस्कार असाधारण रूप से अच्छे थे, क्योंकि ताया डिवाइन सिटी के उच्च अधिकारियों को लगा कि नौसिखियों का ये बैच बुरा नहीं है, इसलिए उन्होंने पुरस्कार अनुपात बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए चू शियाओरान और क्यून्यू एक साल के भीतर शीर्ष 1000 में शामिल होने की प्रबल दावेदार थीं। एक ही साल में 2 ऐसी हस्तियों का शीर्ष 1000 में होना वाकई अद्भुत था। बहुत से लोग चू शियाओरान और क्यून्यू की लड़ाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। येयुन लोगों की बातचीत सुनते हुए भीड़ में घुल मिल गया था। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह जहां भी जाता अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमकता था।
वह बेहद आकर्षक था और सड़क पर मिलने वाला हर कोई उसे देखता रह जाता था। उस आदमी को देखो, वह नौसिखियों के बीच एक दबंग शख्सियत है। उसने अकेले ही पूरे हुंगाओ एसोसिएशन के साथ मुसीबत खड़ी कर दी। सबने उधर देखा। ये यून सूती वस्त्रों में था और उसके पीछे एक बहुत लंबी तलवार थी। उसके हाथ जेब में थे और वह धीरे धीरे अखाड़े की ओर बढ़ रहा था। इससे ऐसा लग रहा था कि ये यून नाश्ते के लिए रसोई के घर जा रहा है और वह बिल्कुल भी घबराया हुआ या चिंतित नहीं था। उस समय लोग मन ही मन भयभीत थे। हास्यास्पद, इतने सारे लोगों द्वारा उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा किए जाने के बावजूद उसे इसकी परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, उस बच्चे का रवैया पहले ही अजेयता के स्तर तक पहुंच चुका था और वह किसी भी चीज से अप्रभावित था। वह सचमुच एक योद्धा है। कुछ लोगों ने आह भरी। कई लोग ये यून से प्रभावित थे। प्रथम वर्ष के रंगरूटों के इस बैच में ये यून का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध था। प्राचीन जड़ी बूटी पर कब्जा करना, रिकॉर्ड तोड़ना, हुंगाओ एसोसिएशन को शर्मिंदा करना जैसी सभी प्रमुख घटनाएं ये यून से ही जुड़ी थीं। अगर इस तरह का व्यक्ति लड़ाकू नहीं था तो वह क्या था? लगभग 15 मिनट बाद ताया डिवाइन सिटी के चारों ओर से लोग धीरे धीरे अखाड़े में इकट्ठा होने लगे। ताया डिवाइन सिटी का अखाड़ा एक विशाल गोलाकार इमारत थी जो कई मंजिलों जितनी ऊंची थी। अखाड़े में प्रवेश के 12 मुख्य द्वार थे। बीच में 9 मंच थे। एक बड़े केंद्रीय मंच के चारों ओर 8 छोटे मंच थे। स्टेज के चारों ओर हथियारों के रैक की कतारें लगी हुई थीं। इन रैकों पर तरह तरह की तलवारें, कृपाण, भाले, हलबर्ट, डंडे, धनुष, चाबुक आदि रखे हुए थे। सभी 18 प्रकार के हथियार मौजूद थे। हालांकि इन हथियारों की गुणवत्ता सर्वोत्तम नहीं थी, फिर भी ये दुर्लभ थे। ये सभी ताया दिव्य शहर की शिल्प कार्यशालाओं में बनाए गए थे और इन्हें कई साधकों द्वारा तैयार किया गया था। बेशक जो किसान अपने उत्पादों को प्रतियोगिता में उतारने में सक्षम थे वे सर्वश्रेष्ठ किसानों में से थे। हालांकि अखाड़े में योद्धा आमतौर पर रैक पर रखे हथियारों को नहीं चुनते थे क्योंकि वे अपने स्वयं के हथियारों का उपयोग करना पसंद करते थे। हथियारों के रैक से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक देखने का स्टैंड था। इस स्टैंड में कई परतें थीं और इसमें आसानी से 20,000 लोग बैठ सकते थे। प्रत्येक देखने का स्टैंड विशाल था और सीटें भी बहुत आरामदायक थीं। ताया डिवाइन सिटी में अखाड़ा हमेशा से ही सबसे अधिक भीड़ वाला स्थान रहा है। ताया डिवाइन सिटी के कई विशेषज्ञ यहाँ लड़ने के लिए इकट्ठा होते थे। जितने अधिक प्रतिभागी होते थे, दर्शकों की संख्या उतनी ही अधिक होती थी। कई साधक दूसरों की लड़ाई देखने भी आए। विशेषज्ञों के द्वंद्व से उन्हें कुछ अनुभव प्राप्त हुआ। योद्धाओं के लिए यह बहुत लाभदायक हो सकता था। 2000 नौसिखिए और 1000 से अधिक वरिष्ठ साधकों के साथ 7 कर्मचारियों को मिलाकर कुल संख्या 4000 से अधिक नहीं थी। उनके अखाड़े में प्रवेश करने के बाद भी पूरा अखाड़ा अपेक्षाकृत खाली ही था। 4000 लोगों के लिए यह अखाड़ा बहुत ही सुविधाजनक था। क्या तुम सब यहाँ हो? जब ये यून अपनी जगह पर आया तो उसने एक आवाज़ सुनी। ये बाल्डीकिन की आवाज़ थी। ये यून, जो कुई और उनके साथियों के प्रशिक्षक होने के नाते बाल्डीकिन निश्चित रूप से इन रंगरूटों की पहली लड़ाइयों से अनुपस्थित नहीं रह सकते थे। अपने संघर्षों पर ध्यान केंद्रित करो। चाहे तुम खच्चर हो या घोड़ा, शुरू होते ही हमें पता चल जाएगा। आंतरिक रूप से हमारा प्रशिक्षण कुछ भी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक रूप से तुम में से कोई भी मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। समझे? बाल्डीकिन का प्रारंभिक भाषण अत्यंत सरल था। जो कुई और उनके साथियों ने जोर से चिल्लाकर कहा, समझ गए? अच्छा। बाल्डीकिन ने सिर हिलाया। उसने ये यून की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, बच्चे तुम वाकई बहुत अच्छे हो। ये यून ने अभिवादन करते हुए सरल शब्दों में उत्तर दिया, प्रशिक्षक को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया मनोबल। चाहे वे मिलकर ही लड़ें, तुम्हें हमारे जिंग राज्य के भर्ती शिविर के लिए इसे शानदार बनाना है। सबको मार डालो। गंजेकिन ने ये यून के कंधे पर जोर से प्रहार किया। जोरदार धमाके के साथ ये यून के नीचे की जमीन कांप उठी। आसपास के युवक मन ही मन भयभीत हो गए। ये थप्पड़ तो हाथी को भी मार सकता था, लेकिन ये यून बिना पलक झपकाए इसे सहन कर सकी। जी हाँ प्रशिक्षक, ये यून ने जोरदार जवाब दिया। बाल्डीकिन संतुष्ट था। सुना तुमने? सिर्फ इसलिए मत सोचो कि वे तुमसे आगे हैं तो भी तुम उन्हें कमजोर समझते हो। अपना हौसला बनाए रखो। भले ही तुम अखाड़े में हार जाओ, तुम्हें उन्हें भी अपने साथ हराना होगा। बाल्डीकिन ने रंगरूटों का उत्साह बढ़ाया। इसी समय केंद्रीय दिव्य टावर से एक कानून प्रवर्तक केंद्रीय मंच पर प्रकट हुआ और उसने अपना प्रारंभिक भाषण दिया। उनका शुरुआती भाषण सरल था। उन्होंने प्रतियोगिता के नियम और रैंकिंग प्रणाली की घोषणा की। अंतिम पुरस्कारों की घोषणा के बाद उन्होंने रैंकिंग प्रतियोगिता के प्रारंभ की घोषणा की। धत्तेरे की घंटा बजने से प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। घंटा बजने के बाद कई रंगरूटों ने अपनी सांसें रोक लीं। ताया दिव्य शहर में उनकी पहली लड़ाई इतने सारे लोगों की उपस्थिति में लड़ी जाएगी। इसमें राज्य भर के सभी कुलीन लोग, उनके प्रशिक्षक और कानून प्रवर्तक शामिल होंगे। इसमें उनके पारिवारिक समूह भी शामिल थे जो उनकी प्रतियोगिता देखने के लिए विभिन्न चैनलों का उपयोग करते थे। ऐसी परिस्थितियों में उनके लिए तनावग्रस्त न होना असंभव था। मैं जिन रैंकिंग नंबरों की घोषणा करूंगा वे मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए जाएंगे। कियान चरण 11,810 जोंगभान, 12,007 बाइमिंग युआन, कुन स्टेज 11,642 लियुहेयू, 12,050 जेआन देयुवान, जैन चरण ... प्रतियोगिता के प्रभारी रेफरी ने नामों की सूची पढ़ना शुरू किया। हर किसी के पास अपना संबंधित रैंकिंग नंबर था। जो लोग पीछे की ओर रैंक करते थे वे 8 छोटे चरणों में प्रतिस्पर्धा करते थे। ये 8 छोटे चरण बागुआ के 8 त्रिकोणों के अनुसार व्यवस्थित किए गए थे, जिन्हें कियान, कुन, जैन, शुन, कान, ली, जैन और दुई कहा जाता था। जो लोग रैंकिंग में काफी आगे होंगे वे मुख्य भूमिका में होंगे। इस चरण का नाम दिव्य वन्य क्षेत्र चरण था। डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज एक ऐसी जगह नहीं थी जहां आम लोगों को प्रवेश करने का अवसर मिलता था। डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज 10,003 यी यून, 10,750 फैंग हाई। रेफरी की बुलंद आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी। अरे मेरी बारी आ गई। ये यून हैरान था। उसने सोचा था कि उसे अपनी बारी आने से पहले थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अखाड़े में प्रवेश करते ही उसका नाम पुकारा जाएगा। ये बात समझ में आती थी क्योंकि बहुत से लोग उन्हें चुनौती देना चाहते थे।
उन्हें एक दिन में 12 मुकाबले लड़ने पड़ते थे। रेफरी ने शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें जल्दी शुरुआत करने की अनुमति दी होगी ताकि उनके मुकाबले कुछ अंतराल पर हों। मुकाबलों के बीच समय बढ़ाकर वे अपनी ऊर्जा वापस पा सकते थे। हाँ, अब मेरी बारी है। होंगडाओ एसोसिएशन की तरफ से एक लंबा युवक उत्साह से उछल पड़ा। वह 4 गुंडों में से एक था और उसका नाम फेंग हाई था। उन्हें भी यह उम्मीद नहीं थी कि वे मंच पर जाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। और यह मंच डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज के केंद्र में स्थित था। ये बहुत बढ़िया था। ये यून और फेंग हाई के मैच ने निस्संदेह पूरे दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। अध्याय 216 उसे की आकर्षक उपस्थिति। ये यून अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी। अगर मुख्य कलाकार चू शियाओरान और क्यूनियो हो तो ये यून सबसे महत्वपूर्ण सहायक कलाकार होंगी। ये यून और होंगडाओ एसोसिएशन के बीच हुई टैग टीम लड़ाई ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। कई लोग ये देखना चाहते थे कि ये यून कितनी देर तक टिक पाएगा। वहीं कुछ अन्य लोगों को पूरा यकीन था कि ये यून पहले ही दौर में फेंग हाई से हार जाएगा। चारों दबंग सरदार साधारण लोग नहीं थे। राजधानी में एक प्रमुख नाम हासिल करना केवल उनकी पृष्ठभूमि या धन दौलत से संभव नहीं था। फेंग हाई की रैंक 10,750 थी। उनसे आगे कई अनुभवी साधक थे जो शीर्ष 10,000 में भी जगह नहीं बना पाए। उन्हें छोड़ दे तो नौसिखियों में फेंग हाई की रैंक लगभग 300 थी। ये रैंकिंग वाकई शानदार थी। दर्शकों में हरे रंग के कपड़े पहने एक युवती थी। उसने उत्सुकता से यी यून की ओर देखा और पूछा, तो यह है यी यून? हरे रंग के कपड़े पहनी ये लड़की कद में छोटी और दिखने में प्यारी थी। वह ताया शाही परिवार के वर्तमान रक्षक ड्यूक चू शियाओरान की छोटी बेटी थी। चू शियाओरान के बगल में एक 9 मीटर लंबा एक युवक खड़ा था। उसने क्रिस्टल का कवच पहन रखा था और उसकी बाहें मुंडी हुई थीं। उसके सिर के बीचों बीच केवल 1 इंच बाल बचे थे, बाकी बाल बेहद लंबे थे और उसकी पीठ तक पहुंच रहे थे। इस युवक ने अपनी बाहें छाती पर बांध रखी थीं। वह पत्थर की बेंच पर घुड़सवारी की मुद्रा में बैठा था और उसके पैर फैले हुए थे। उसकी पीठ सीधी थी और वह राजसी लग रहा था। यह आदमी देखने में 18-19 साल के युवक जैसा लग रहा था, लेकिन असल में वह 13 साल का था। उसका नाम क्यूनियो था। क्यूनियो मुस्कुराई और बोली, ये लड़का दिलचस्प है। शायद आपको पता ना हो, लेकिन ये क्लाउड वाइल्डनेस से आया है। यह एक गरीब परिवार से आता है, इसलिए इसकी वर्तमान उपलब्धियां हासिल करना बेहद मुश्किल है। मुझे ये पूर्वाभास हो रहा है कि यून अभी खतरनाक नहीं है, लेकिन वह एक अनमोल हीरा है। भविष्य में वह तुम्हारे और मेरे लिए खतरा बन सकता है। ओह, चू शियाओरान की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। भविष्य में वह हमारे साथ स्वर्ग सम्मान सूची में प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करेगा। शायद। क्यूनियो ने सिर हिलाया। चाहे वह क्यूनियो हो या चू शियाओरान, दोनों का ही लक्ष्य था कि भविष्य में वे हेवन और अर्थ रोज में प्रथम स्थान प्राप्त करें। जब किन हाउटियन और उनके साथी ने ताया दिव्य नगरी में 5 साल के प्रशिक्षण के बाद वहां से प्रस्थान किया, तो किन हाउटियन और चू शियाओरान के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। उनके लिए सबसे मुश्किल काम इस लक्ष्य को 5 साल के भीतर पूरा करना था। शियाओरान, मुझे इस नवोदित खिलाड़ी के प्रथम स्थान का गौरव अंक चाहिए। इसके लिए मुझसे झगड़ा मत करो, क्यूनियो ने चू शियाओरान से कहते हुए अपने होंठ चाटे। चू शियाओरान हंसते हुए बोली, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप में काबिलियत है या नहीं। हमने तो काफी समय से कोई प्रतियोगिता नहीं की है। क्यूनियो और चू शियाओरान एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे और दोस्त थे। दोनों की अपनी अपनी खूबियां थीं और कोई भी दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहता था। यी यून, जल्दी से मंच पर आओ और अपना फैसला सुनो। जब पुलिस अधिकारी ने उसका नाम पुकारा तो फेंग हाई बेताब होकर दिव्य वन्य मंच पर चढ़ गया। हाथ में एक बड़ी तलवार लिए वह जोश से भरा हुआ था। मैं आज उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहता हूँ, फेंग हाई ने मन ही मन खुशी से चिल्लाया। उसे लगा कि आज से उसकी शानदार जिंदगी शुरू हो रही है, और अगर ये यून योग्य साबित हुआ तो ताया दिव्य नगरी में प्रवेश करने के बाद से ये यून ही उसका पहला प्रशिक्षण पत्थर होगा। ये यून इत्मीनान से मंच पर चढ़ गया। 1000 सेनाओं की तलवार को अपनी पीठ के पीछे झंडे की तरह लटकाए हुए वह थोड़ा अजीब लग रहा था। हाँ, तुम भी तलवार चलाते हो और अपनी तलवार से भी छोटे हो। फेंग हाई लंबे, छोटे, मोटे और दुबले पतले लोगों के समूह में सबसे लंबा था, इसलिए उसे अपनी लंबाई पर गर्व था। अपनी तलवार निकालो। चूंकि हम सभी तलवार चला रहे हैं, तो आज मैं तुम्हें तलवार रखने का असली मतलब समझाऊंगा। फेंग हाई की तलवार ये यून की तलवार से बहुत अलग थी। ये यून के पास एक लंबी कृपाण थी और उसकी आक्रमण शैली तलवार के समान थी। वह अपनी गति और तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन फेंग हाई की मोटी पीठ वाली तलवार सीधे हमले करने में माहिर थी। वे 2 बिल्कुल अलग तरह के हथियार थे। क्या मैं अपनी तलवार निकालूं? ये यून ने फेंग हाई की ओर देखा। फेंग हाई के खिलाफ 1000 आर्मी सेबर का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना आसान नहीं था। ताया दिव्य शहर ने यह नियम लागू किया था कि यदि कोई प्रतियोगिता में जानबूझकर किसी दूसरे की हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। किसी दूसरे की अनजाने में हत्या करने पर कारावास की सजा मिलती थी। होंगडाओ एसोसिएशन ने यून को कुछ महीनों के लिए बिस्तर पर पड़े रहने के लिए टैग टीम लड़ाई का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने यून के जीवन को नुकसान पहुंचाने का साहस नहीं किया। यदि यून अपनी प्रचंड सूर्य ऊर्जा के साथ 1000 सेना की तलवार का प्रयोग करे तो बैंगनी टंगस्टन से निर्मित दिव्य वन्य अवस्था को आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी शक्ति से अनजाने में फेंग हाई की मृत्यु भी हो सकती है। दीप्तिमान सूर्य की ऊर्जा के बिना भी यून को लगा कि 1000 सेना की कृपाण आसानी से फेंग हाई की रक्षा पंक्ति को नष्ट कर सकती है। 1000 सेना की कृपाण की ब्लेड की लंबाई एक घोड़े को 2 भागों में बांटने के लिए पर्याप्त थी, और चूंकि उनकी ताकत में अंतर था, इसलिए उसे हर समय अपनी तलवार को नियंत्रित करना पड़ता था, अतः यह व्यर्थ था। और 1000 आर्मी कृपाण के दोनों तरफ धार थी। अगर फेंग हाई कृपाण की रीढ़ से भी हमला करता तो भी वह शायद उसे झेल नहीं पाता, इसलिए बेहतर यही था कि वह इसका इस्तेमाल ही न करे। ये यून ने शांत भाव से सिर हिलाया। उसे अपने पिछले जन्म के पौराणिक उपन्यासों में अक्सर दिखने वाला एक वाक्य याद आया। उसने धीरे से फेंग हाई से कहा, मेरी तलवार आसानी से नहीं निकलती, लेकिन एक बार निकल आने पर यह खून देखेगी। जब उन्होंने ये कहा तो वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। लोगों को संभलने और ये यून का मतलब समझने में थोड़ा समय लगा। उन्हें लगा कि फेंग हाई उनके हथियार उठाने के लायक नहीं है। क्या यह आदमी मानसिक रूप से ठीक था?
क्या उसे पता नहीं था कि उसके पीछे कितने लोग उसे घूर रहे थे? उनमें से हर कोई दूसरे से ज्यादा ताकतवर था। यीयुन की बातों से फैंग हाई पहले तो स्तब्ध रह गया, फिर क्रोधित हो गया। उसका मन किया कि यीयुन को टुकड़े टुकड़े कर दे जिसने उसका अपमान किया था। लेकिन एक पल बाद ही उसका क्रोध शांत हो गया। एक मूर्ख पर क्रोधित होने का कोई कारण नहीं था। जब आमने सामने की लड़ाई का सामना करना पड़ता है तो अपनी ताकत पर भरोसा रखने वाले भी पूरी तैयारी कर लेते हैं। हालांकि यीयुन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मानो इसका उससे कोई लेना देना ही न हो। यहाँ तक कि उसने ये दावा करने की हिम्मत भी की कि वह अपनी तलवार नहीं निकालेगा। इसका स्पष्ट अर्थ था कि वह पागल था। होनगाओ एसोसिएशन के लोग कुछ देर तक यीयुन को देखते रहे और फिर जोर से हंसने लगे। उन सभी को लगता था कि यीयुन कोई निडर बेवकूफ है, इसलिए उसका इतना शांत रहना स्वाभाविक था। कहावत के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति चिंतित होता है लेकिन मूर्ख निडर होते हैं। मुझे गलत मत समझो, हो सकता है मैं अपनी तलवार न निकालूं, लेकिन मैं हथियार तो चुनूंगा ही। यीयुन ने हाथ हिलाया। 1000 सेनाओं की तलवार चलाना आसान नहीं था, क्योंकि इसे गलती से फैंग हाई को गंभीर चोट लग सकती थी। इससे वह खुद मुसीबत में पड़ जाता। लेकिन बिना हथियार के ये ठीक नहीं लग रहा था। मूर्ति की ताकत की एक कमी थी। ऐसा नहीं था कि यीयुन फैंग हाई से निपट नहीं सकता था, बल्कि उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। मूर्तियों का इस्तेमाल करना बहुत थका देने वाला होता। हो सकता है उसकी मूर्ति पर चोट भी लग जाए। अगर कुछ ऊर्जा बचाई जा सकती थी तो क्यों न बचाई जाए। इस लड़ाई के कारण यीयुन ने पहले ही अपना फ्लोइंग मर्करी गाउन उतार दिया था और हल्के कपड़ों में तैयार था। यीयुन शांत भाव से मंच के किनारे तक चली गई। सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे, ये सोचकर कि यीयुन आगे क्या करने वाला है। रिंग के चारों ओर 18 हथियार थे। क्या आप यहाँ मौजूद हथियारों में से कोई एक चुनना चाहेंगे? रेफरी ने पूछा। ये हथियार साधकों के उपयोग के लिए मंच के किनारे रखे गए थे। हाँ, यीयुन ने विभिन्न कृपाणों, भालों, तलवारों और हलबडों का अवलोकन किया। वह इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यीयुन ने एक कुंद हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसे पकड़ना आसान था और इस बात का कोई डर नहीं था कि वह गलती से किसी को इससे मार देगा। अच्छा, ये तो बढ़िया लग रहा है। यह क्या है? यीयुन ने हथियार रखने वाले रैक से धातु का एक आयताकार टुकड़ा उठाया। ये लगभग 1 फुट लंबा और एक वयस्क की हथेली जितना चौड़ा था। ओह, आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। रेफरी ने सिर हिलाया। यह एक जादुई हथियार है। इसका नाम स्वर्ग उथल पुथल मोहर है। युआन फाउंडेशन क्षेत्र का एक सामान्य योद्धा अपने शरीर की युआन ऊर्जा का उपयोग करके इस हथियार से मार सकता है। इसके अलावा स्वर्ग उथल पुथल मोहर में एक उत्कृष्ट सरणी तकनीक निहित है। यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो स्वर्ग उथल पुथल मोहर की शक्ति बहुत कम हो जाएगी। किसी को भी यीयुन से सरणी तकनीक के ज्ञान की उम्मीद नहीं थी। जहां तक युआन फाउंडेशन क्षेत्र तक पहुंचने की बात है, यह असंभव था। स्वाभाविक रूप से वह स्वर्ग उथल पुथल मोहर की शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता था। मैं समझ गया, यीयुन ने रेफरी को बोलते हुए सुना, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हेवन अपीवल सील इतनी सारी बेतुकी व्याख्याएं देने और इसे इतना शानदार नाम देने के बाद सीधे शब्दों में कहें तो ये सिर्फ ईंट का एक टुकड़ा था। जान से मारने के लिए उकसाना क्या होता है? उसे तो बस किसी के सिर पर वार करना था। यीयुन ने स्वर्ग उथल पुथल मोहर को हाथ में उठाया और उसका वजन महसूस किया। उसका आकार एक ईंट के बराबर था और वह उसे आसानी से अपने हाथों में पकड़ सकता था। जब यीयुन पढ़ाई कर रहा था तब वह पहले भी दूसरों से लड़ चुका था। हाथ में ईंट लिए यीयुन को मानो बीते दिनों की यादें ताज़ा हो गईं। क्या तुम सचमुच स्वर्ग उथल पुथल मोहर का इस्तेमाल करना चाहते हो? रेफरी ने यीयुन को देखा जब वह स्वर्ग उथल पुथल मोहर को मंच पर लेकर आया। रेफरी को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसने अभी अभी इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझाया था। फिर भी यीयुन ने उसकी सलाह नहीं मानी। आखिर वह कर क्या रहा था? ठीक है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। यीयुन ईंट लेकर शांत भाव से मंच पर चढ़ गई। यीयुन को एक मस्खरा के रूप में देखकर होनगाओ एसोसिएशन के सभी सदस्य कमर झुकाकर हंस रहे थे। क्या वह सचमुच यहाँ प्रतिस्पर्धा करने आया था या मूर्खता करने नहीं? असाधारण बुद्धि वाले ऐसे व्यक्ति का सामना करने पर उसे सामान्य व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस समय न केवल होनगाओ एसोसिएशन बल्कि यीयुन पर अत्यधिक भरोसा रखने वाले जो कुई, सोंग जिजुन और उनके साथी भी स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। यीयुन को किसी भी सरणी तकनीक का ज्ञान कैसे हो सकता है? वह निश्चित रूप से इस स्वर्ग उथल पुथल मोहर का उपयोग नहीं कर सकता। क्या हम शुरू कर सकते हैं? अखाड़े का रेफरी बहुत ही सभ्य था। इतनी अजीबोगरीब स्थिति होने के बावजूद उसने यीयुन को बस एक अजीब नज़र से देखा। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित किया। ओह हाँ, मेरे पास कुछ है। यीयुन के पास वाकई बहुत कुछ था। मैंने सुना है कि होनगाओ एसोसिएशन ने सट्टेबाजी शुरू की है। मैंने पहले ही 5000 ड्रैगन स्केल रून्स खरीद लिए हैं, जिनसे मैं 20 से ज़्यादा मैच खेल सकूंगा। पता नहीं वे पैसे देंगे या नहीं। यीयुन द्वारा 20 मैच पूरे करने पर उच्चतम भुगतान अनुपात 1:10 था। लेकिन ताया दिव्य नगरी लोगों को जुए जैसे भाग्य के बल पर संसाधन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती थी, इसलिए वहां 40% कर लगाया गया था। साथ ही दांव लगाने की सीमा 5000 ड्रैगन स्केल रून्स थी। बेशक यीयुन ने अधिकतम दांव लगाया। अगर वह जीत जाता तो उसे 50,000 ड्रैगन स्केल रून्स मिलते और उसे 20,000 कर के रूप में चुकाने पड़ते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि होनगाओ एसोसिएशन के पास भुगतान करने की क्षमता होनी चाहिए। दरअसल 50,000 ड्रैगन स्केल रून्स की रकम होनगाओ एसोसिएशन जैसे संगठन के लिए भी बहुत बड़ी थी। आखिरकार ली होन तो सिर्फ दूसरे वर्ष का सैनिक था। हा, फैंग हाई हंसते हंसते लोटपोट हो गया। 20 मैच या उससे ज्यादा। उन्हें हमेशा से लगता था कि यीयुन में कुछ प्रतिभा है, लेकिन अब यीयुन ने कई हास्यपूर्ण प्रदर्शन किए और वह 20 से अधिक मैच जीतना चाहता था। उसका सपना वाकई बहुत बड़ा था। होनगाओ एसोसिएशन के अन्य सदस्य ठहाकों से लोटपोट हो गए। यह आदमी जरूर कोई हास्य कलाकार होगा जिसे किसी प्राचीन बंदर की आत्मा ने आमंत्रित किया होगा। वह उन्हें ड्रैगन स्केल रून्स देने यहाँ आया था और उसने उन्हें खूब हंसाया। ऐसे महान व्यक्ति से मिलकर वे सचमुच बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, हम शुरू कर सकते हैं। यीयुन ने सिर हिलाकर सहमति दी और रेफरी ने मैच शुरू होने की घोषणा कर दी। सबकी निगाहें डिवाइन वाइल्डनेस स्टेज पर टिकी थीं।
वे देखना चाहते थे कि यह शानदार मुकाबला आगे किस दिशा में जाएगा। इस समय फैंग हाई की हंसी रुक गई। हंसना एक बात थी, लेकिन जब प्रतियोगिता की बात आती थी तो फैंग हाई अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखता था। उसने इस मैच के लिए 1000 ड्रैगन स्केल रून्स और एक इंटस्पेशियल रिंग दांव पर लगाई थी। लीहॉन ने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी कि वे यून को कम ना आंकें, ताकि वे एक आसान काम में असफल न हो जाएं। हालांकि अब यह स्पष्ट हो गया था कि यून संभवतः एक मंदबुद्धि व्यक्ति था, फिर भी वह इस मंदबुद्धि व्यक्ति का शोषण करना चाहता था। फैंग हाई ने अपनी मुद्रा को खोला और बैंगनी रंग के टंगस्टन मंच पर बहुत तेज गति से आगे बढ़ने लगा। लोगों ने फैंग हाई के शरीर को धुंधला देखा और कदमों की एक श्रृंखला सुनी, ता 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 ता। उद्धरण चिन्ह। फैंग हाई बिजली की तरह तेज था और उसी समय उसने अपनी तलवार लहराना शुरू कर दिया। सुनहरी तलवार से एक तीव्र तलवार ऊर्जा निकली जो हवा को चीरती हुई कान फाड़ देने वाली ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। ये तो फैंग परिवार के बेलटोन स्टेप्स और गोल्डन विंड सेबर हैं, स्टैंड में बैठे किसी व्यक्ति ने कहा। कई साधकों के पास साधना तकनीक के बदले में पर्याप्त ड्रैगन स्केल रून्स नहीं थे, इसलिए उनमें से अधिकांश ने अपने परिवार की साधना तकनीक का इस्तेमाल किया। कुछ पारिवारिक वंशों में उच्च कोटि की तकनीकें थीं जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहीं। उदाहरण के तौर पर राजधानी के बड़े पारिवारिक वंशों में से एक फैंग परिवार को लें तो घंटी की ध्वनि वाली सीढ़ी और सुनहरी हवा की तलवार उनके वंश की आधारशिला थीं। हालांकि फैंग हाई केवल उनका थोड़ा सा प्रदर्शन ही कर सका, फिर भी ये प्रभावशाली था। अपने आसपास के कई संभ्रांत लोगों से प्रशंसा पाकर फैंग हाई का अहंकार बहुत बढ़ गया था। वह केवल 13 वर्ष का था, वह जिसमें सबसे अधिक पहचान की आवश्यकता होती है। मंच का सितारा बनकर फैंग हाई को तुरंत ही बेहद खुशी महसूस हुई। अब उसे ये यून पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने घंटी की ध्वनि वाले कदम और सुनहरी हवा की कृपाण का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। तलवार को कोई डर नहीं, हथियारों में राजसी गौरव, घंटी की आवाज मौन हजारों मील की यात्रा करती है। फैंग हाई ने घंटी की धुन वाले कदम और सुनहरी हवा की तलवार के लिए रचित कविता का पाठ करना शुरू किया, जिसका प्रयोग फैंग परिवार के पूर्व मुखिया द्वारा शत्रु को मारने से पहले किया जाता था। वह वीरता और उत्साह से ही यून की ओर अग्रसर हुआ। फैंग परिवार की कृपाण तकनीक का पहला वार गोल्डन विंड जेड ड्यू। फैंग हाई ने नीचे की ओर वार किया। इस वार के साथ कई सुनहरी हवाएं चलीं, यही कारण था कि इस चाल का नाम इतना सुंदर है। उस क्षण तूफानी हवाओं और अनगिनत तलवारों की चमक ने यून को अपने भीतर फंसा लिया। चा 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 सुनहरी चमक के साथ बैंगनी टंगस्टन धातु की सतह क्षण भर के लिए निशानों से भर गई। लेकिन इसी क्षण यून का शरीर गतिमान हो उठा। उसने सूक्ष्मता की अपनी असाधारण सफलता का प्रदर्शन किया। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने आसपास के वातावरण के साथ एक हो गया हो। वह गोल्डन विंड सेबर की चमक से बाल बाल बच गया। फैंग हाई की तलवार बेहद तेज थी। आखिरकार ये फैंग परिवार की खानदानी तलवारबाजी तकनीक थी। एक बार इस्तेमाल होने पर तलवार की चमक जटिल और अनियमित ढंग से प्रकट होती थी। इससे बचने के लिए हर चमक के प्रक्षेप पथ की सटीक गणना करनी पड़ती थी और हर संभव जगह का सदुपयोग करना पड़ता था। लेकिन यून किसी तरह तलवार के भंवर में प्रवेश करने में कामयाब रहा। तलवार तेज होने के बावजूद उसे जरा भी चोट नहीं पहुंची। आसपास मौजूद दर्शक सभी कुलीन वर्ग के थे। उनकी निगाहें तेज थीं और वे तलवारों की चमक के बीच यून की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। क्या उसने सचमुच इससे बच लिया? यून की गति बहुत तेज थी। वह तलवारों की तेज लपटों के बीच से आसानी से निकल सकता था। उसकी यह गति तकनीक भयानक थी। अचानक यून की आकृति गायब हो गई। फैंग हाई कांप उठा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। जब यून ने तलवारों के पहले हमले से खुद को बचा लिया तो फैंग हाई पूरी तरह सतर्क हो गया। लेकिन अब यून को अचानक गायब होते देख फैंग हाई ने बिना सोचे समझे तुरंत अपने बेलटोन स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए पीछे हट गया। वह आगे की योजना बनाने के लिए खुद को दूर रखना चाहता था। लेकिन उसी क्षण जैसे ही वह पीछे कूदा, उसे अपने पीछे जानलेवा इरादे का एक तीव्र आवेग महसूस हुआ। यून पहले ही फैंग हाई के पीछे पहुंच चुका था। इस दृश्य ने पूरे दर्शकों को चौंका दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को घबराने का मौका ही नहीं मिला। उन्होंने बस इतना देखा कि यून ने अपना हाथ उठाया और ईंट तोड़ दी। नहीं, ये फैंग हाई के सिर के पीछे स्थित स्वर्ग उथल पुथल की मुहर थी। भाड़ में जाओ। पेंग एक तीखी आवाज के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पोलो क्लब से पोलो बॉल को मारा जा रहा हो। फैंग हाई अपना सिर घुमाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में कंपन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे उस पर किसी भारी हथौड़े से वार किया गया हो। इसके साथ ही उसे लगा जैसे दुनिया उसके चारों ओर घूम रही हो। उसे चक्कर आने लगे और तारे दिखने लगे। फैंग हाई का शरीर, जो मूल रूप से पीछे हट रहा था, यून के ईंट के हमले से रुक गया था। फैंग हाई लगभग जमीन पर गिर पड़ा। उसने बड़ी मुश्किल से अपने शरीर को सुनहरी तलवार के सहारे संभाला। उसे अपने सिर के पिछले हिस्से में चिपचिपाहट महसूस हुई। साफ दिख रहा था कि खून बह रहा है। ये क्या बकवास है? फैंग हाई को इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि उसकी सोचने समझने की क्षमता धीमी हो गई थी। उसका शरीर कांप रहा था और वह कई चीजों पर प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सिर घुमाकर देखने की कोशिश की कि यून ने उस पर कैसे हमला किया था, लेकिन उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यून की आकृति धुंधले धब्बे जैसी दिख रही थी। ओह, काफी मजबूत। यून थोड़ा हिचकिचाया और उसे हल्का आश्चर्य हुआ। फिर उसने बिना किसी झिझक के ईंट उठाए और जोर से नीचे पटक दी। यही फैंग हाई के माथे पर लगी। पेंग पके हुए खरबूजे को खटखटाने की आवाज एकदम साफ और स्पष्ट सुनाई दी। फैंग हाई, जिसे यून को ठीक से देखने का मौका नहीं मिला था, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका शरीर किसी चॉपस्टिक से फिसले हुए नूडल्स की तरह हो गया, मानो उसकी हड्डियों का सहारा ही खत्म हो गया हो। कुछ देर तक चले संघर्ष के बाद वह जमीन पर पूरी तरह बेजान होकर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर फड़फड़ा रहे थे और मुंह से झाग निकल रहा था। फैंग हाई के सिर से निकला खून छिटक कर तेजी से एक तालाब जैसा बन गया। जब लोगों ने ये देखा तो वे हैरान रह गए। यून ने सचमुच स्वर उथल पुथल मोहर को एक ईंट की तरह इस्तेमाल किया और घंटी स्वर वाले कदम और सुनहरी हवा की तलवार का इस्तेमाल कर रहे फैंग हाई को 2 ही वार में जमीन पर पटक दिया। वो सारे शानदार करतब एक ईंट के आगे बेकार हो गए।
राजधानी के 4 सबसे शक्तिशाली सरदारों में से एक महान फेंग हाई यियुन से पराजित हो गया था। यह देखना असहनीय है। होंदाओ संघ के सदस्यों की बात करें तो विशेषकर 4 गुंडों में से बाकी 3 की उनके मुंह खुले रह गए। उनकी आंखें जमसी गईं, मानो वे पत्थर बन गए हों। वे एक शब्द भी नहीं बोल सके। वे अभी अभी हंसते हंसते कांप रहे थे, लेकिन अब वे रो भी नहीं पा रहे थे। ये क्या बकवास है। अध्याय 217। चाहे आपकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपको एक ईंट से ही गिरा दिया जाएगा। होंदाओ एसोसिएशन के लोग काफी देर तक स्तब्ध रहे, जब तक कि फेंग हाई ने मंच पर खून का एक बड़ा धब्बा नहीं बना दिया। तब तक 4 गुंडों के सरदारों के तीनों लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भाई है, दूसरा भाई। वे तीनों दौड़कर ऊपर गए और देखा कि उनके भाई की बुरी तरह पिटाई हुई थी। तीनों गुंडों ने फेंग हाई को उठाया और उन्होंने देखा कि फेंग हाई के माथे पर एक बड़ा सा उभार था और उसके सिर के पिछले हिस्से पर भी एक बड़ा सा उभार था। वे दोनों उभार काफी उभरे हुए थे। अगर उन्हें बगल से देखा जाए तो वे 2 छोटे कानों वाले भालू की तरह दिखते थे। इस दृश्य को देखकर लोग असमंजस में पड़ गए कि हंसें या रोएं। भाई है। चारों गुंडे सरदारों ने फेंग हाई को हिलाकर रख दिया। वे सब अपनी पूरी ताकत से उसे घूर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फेंग हाई और यियुन की लड़ाई का ऐसा परिणाम हो सकता है। दरअसल वहां मौजूद सभी अभिजात वर्ग के लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर सके। ये सब योजना के मुताबिक नहीं हो रहा था। फेंग हाई ने वाकई एक शानदार दांव खेला था और उसने इसे खूबसूरती से प्रदर्शित किया। आखिर यह राजधानी के फेंग परिवार की गुप्त तकनीक थी। भला ये कितनी बुरी हो सकती थी। ब्लेड बीम, आभा, गति, बलमय पवन, सब कुछ त्रुटिहीन था। सभी को लगा कि फेंग हाई अपने कौशल का प्रदर्शन करने वाला है। लेकिन इस समय वो कैसे यियुन की एक ईंट से ढेर हो गया। चाहे जैसे भी विश्लेषण किया जाए, यियुन की ईंट कोई खास नहीं थी। हमला सीधा था और उसमें किसी भी तरह की उन्नत साधना तकनीक का इस्तेमाल नहीं हुआ था। वास्तव में उसमें कोई तकनीक शामिल नहीं थी, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक था। ऐसा लग रहा था मानो किसी प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट गुरु ने एक आलीशान प्रशिक्षण केंद्र में ताइची की सुंदर तकनीक का प्रदर्शन किया हो। जब वह मार्शल आर्ट के माध्यम से दूसरों से दोस्ती करने और दुनिया के सभी नायकों से मिलने की योजना बना रहे थे, तभी सड़क पर एक बदमाश ने आगे बढ़कर गुरु को ईंट से पीट दिया। यह एक बेहद आश्चर्यजनक अनुभव था। परिवार के कई वंशज इसे स्वीकार नहीं कर सके। क्या फेंग हाई लापरवाह था? यियुन ने स्वर्ग उथल पुथल मोहर का इस्तेमाल ईंट की तरह किया और उसने बचाव नहीं किया। होंदाओ एसोसिएशन ने फेंग हाई के लिए बहाने खोजने की कोशिश की, क्योंकि वे परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते थे। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। ये बहुत नाटकीय थी। उनका मानना था कि यह लड़ाई महज एक अपवाद थी। उनमें से कई लोगों ने यियुन के खिलाफ भारी दांव लगाया था। इनमें से सबसे कम दांव लगाने वालों की संख्या 800-900 ड्रैगन स्केल रून्स थी। इससे भी कहीं अधिक लोगों ने अपने पारिवारिक सामान जैसे कि अमृत, अवशेष, अंतरस्थानिक अंगूठियां आदि दांव पर लगा दिए थे। वे सचमुच अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा रहे थे। बेशक उन्हें यह विश्वास नहीं था कि यियुन उनसे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन दूसरी ओर क्यूनियो ने अपनी त्रुटि सहलाते हुए यियुन की ओर अर्थपूर्ण ढंग से देखा और कहा, ये यियुन काफी ताकतवर है। Man abi abi use kama enkada, ham, kiunu ke bagala membathi kusia or anane halke se sira hilaya, bail hai fenga hai nei uniko halke memlia ho, lekina ke vaha pani puri takata hai kayam na lagada, vaha nisida rupa se unika mukabala nahim karapega, una bahuda saktisli hai, yaha laraka de dilikaspa hai, kiunu ki amkam mem kamaka a guy, u spices anam ke satha abhyasa karana pasandada, una ne pahale hai usaki dilikaspi jagaditi, divya jangalamanka, una banama fenga hai, una jita gaya, isi kasana referi ne makasamapta hon ki sana karadi, una ne intako pakar raka ora larakarate humanka say nice utaragai, darsaka durga mem la tate samaya, una ne marakara kaha, referi, memapace yaha into udara laraha hum, vidai leet samaya una ne isakaha, jaba referi ne yaha suna, tavaha vaka raha gaya, usain dubara kansa ora kaha, isa hathi arako, sparga uthala puthala muhara kahat hayam, ham, lagabaga eka jaza hi, mujay yaha hathi arakafi upiogi lagata hi, danyavada, una ne sahaja lahaje mem kaha, unaki badam para kai lagam ne ankam gumame, Yaham takaki bavahina referi bi sunakara pain huntham ko kuchabara farafarain se kudako rokanahim pe, kya bili hai, atani mehanata se tayara ki gai svarga uthala puthala ki muhara ka isataraha se upyoga case kia yasakata hai, yadi svarga uthala puthala muhara banan vail vyakti ko patahoda ki usikdavar intermita hathiara ki isataraha prasansa ki yarahi hai, tiyaha askaria ki batahodi ki vaha kyasokata, isa para una apani sita para lataya, jokui orasanga zijuna ne una ko aes de kamano vaha koi raksasaho, vaha mulata manavakara adama prajati ka pranida. Yaha ajñata haiki usain bakapana mem kauna si jari budium kaithim, janaki badalata vaha svarga uthala puthala muhara ka upyoga into ki taraha karati hufenga haiko bahosa karasaka, una ne dabanga aba valley into ko apain samain raki pathara ki maya para rakadia, into ki sataha para kuna ke dabbida, yaha bahuda deravanada, yaha sakamuka. चाहे आपकी मार्शल आर्ट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, आपको एक ईंट से ही ढेर कर दिया जाएगा। तथाकथित बेलटोन स्टेप्स और गोल्डन विन सेबर जैसी कोई भी तकनीक ईंट के सामने काम नहीं आई। यियुन ने अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू किया। अखाड़े में नवागंतुक रैंकिंग प्रतियोगिता जारी रही। इसके साथ ही होंगाओ एसोसिएशन के लोग अधिक व्यवहारिक हो गए। वे अब चिल्लाते नहीं थे। कभी कभार मंच पर जाकर प्रतियोगिता में भाग लेने के अलावा वे बाकी समय मुरझाए रहते थे। उनके सिर पर एक ईंट लटकी हुई थी जो कभी भी गिर सकती थी। ऐसे में वे कैसे हंस सकते थे? धिक्कार है, हमें भाई हाई का बदला लेना होगा। फेंग हाई ने अपनी चोटों के लिए कुछ दवा खाई थी, लेकिन ईंटों के 2 वार के कारण वह अभी भी बेहोश था। इस झटके से न केवल फेंग हाई को शारीरिक नुकसान पहुंचा, बल्कि इससे उसकी मानसिक स्थिति पर भी गहरा आघात लगा।
फेंग हाई पहले तो अजेय लग रहा था। जब वह अपने परिवार की गुप्त कलाओं का प्रदर्शन करते हुए असाधारण दिख रहा था और अपने जीवन के शिखर पर पहुंच चुका था, तभी ही उनके 2 बारों ने सब कुछ बदल दिया। ये वाकई एक बुरा अनुभव था। सावधान रहो, ये लड़का थोड़ा अजीब है, चारों गुंडों में सबसे बड़े ने कहा। ये यून से लड़ने वाला अगला व्यक्ति भी उन्हीं चारों गुंडों में से एक था। वे किसी भी कीमत पर वही गलतियां नहीं दोहरा सकते थे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो 4 दबंग सरदारों के रूप में उनकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। चौथे भाई, अब तुम्हारी बारी है। अपनी आंखें चमका लेना, सावधान रहना। अगर तुम मुझसे हार गए तो हम चारों गुंडे राजधानी में हंसी का पात्र बन जाएंगे। राजधानी के उच्च वर्गों में घुलने मिलने की हमारी इज्जत नहीं रहेगी। मुझे मिल गया बड़े भाई। 4 गुंडों के सरदारों में से पतले बंदर ने आश्वासन देते हुए अपनी छाती थपथपाई। बड़े भाई, मैं और कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आप मुझे जानते हैं। हम चारों में मेरी गति सबसे तेज है, मेरी नजरें भी सबसे तेज हैं। अगर मैं दूसरों पर चुपकर हमला न करूं तो क्या अच्छा होगा कि दूसरे मुझ पर चुपकर हमला करें? नामुमकिन। दुबला पतला बंदर बहुत आत्मविश्वासी था। उसकी चालें बेहद कुशल थीं और उसके परिवार में भी बेहतरीन गतिशीलता का कौशल था। स्क्रॉनी में गतिशीलता का अद्भुत कौशल था, इसलिए कई वर्षों तक इस कौशल का अभ्यास करने के बाद उसने पहले 3 स्तरों में महारत हासिल कर ली थी। कई लोग जो साधना के स्तर में स्क्रॉनी से भी आगे थे, वे भी उस पर हमला नहीं कर सके। नतीजतन फैटी को राहत महसूस हुई कि अब स्क्रॉनी की बारी थी। उसे पता था कि स्क्रॉनी का ये यून को हराना मुमकिन नहीं था, पर कोई बात नहीं। स्क्रॉनी की फुर्तीली चालों के दम पर वह लंबे समय तक अजेय रह सकता था और इतना ही काफी होता। आखिरकार वे एक टैग टीम मुकाबला कर रहे थे। ये यून की ताकत को सोखकर जब वे और शॉर्टी स्टेज पर जाएंगे तो वे निश्चित रूप से ये यून को हरा सकते हैं। ये यून ने अपना मैच खत्म करने के बाद लगभग 1 घंटे का ब्रेक लिया। इस दौरान ये यून ने नौसिखियों के बीच होने वाले मैच भी देखे, लेकिन देखने लायक कुछ खास नहीं था। ताया पवित्र तकनीक सीखने से पहले इन लोगों की साधना तकनीक शायद ये यून को चौंका देती, लेकिन अब ताया पवित्र तकनीक के साथ ये साधना तकनीकें बहुत सामान्य लगने लगीं और ये यून प्रभावित नहीं हुआ। मैच एक के बाद एक होते चले गए। नवागंतुक खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी लगातार बदलाव होता रहता था। कुछ नवोदित कलाकारों ने मैदान में शानदार प्रदर्शन किया। वे मुस्कुराते हुए मंच से विदा हुए। अन्य लोगों को मैदान में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। अपनी अपेक्षाओं पर खरा न उतर पाने के कारण उन्हें भारी झटका लगा। ताया डिवाइन सिटी के सभी साधकों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। मार्शल आर्ट के अपने फायदे और नुकसान थे। कभी कभी किसी रहस्यमयी दुनिया से मिलने वाले पुरस्कार आपको 100 साल तक आनंदित कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी समय थे जब कोई आपदा आपके सभी अंगों को तोड़ सकती थी और यहाँ तक कि आपकी सारी मार्शल आर्ट को भी नष्ट कर सकती थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास करते समय व्यक्ति को अपार सुख दुख सहने की क्षमता होनी चाहिए। इसके विपरीत नौसिखिया रैंकिंग प्रतियोगिता में हार मात्र पहला कदम था। ये यून मूल रूप से चू शियाओरान और क्यूनियो की लड़ाई देखना चाहता था, लेकिन उनमें से कोई भी कभी ऊपर नहीं गया। और सोचने पर ये यून को एहसास हुआ कि कोई भी उनसे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे। कोई भी दूसरों को ड्रैगन स्केल रून्स देकर खुद पिटना नहीं चाहेगा। केवल उसी की तरह बेहद धनी व्यक्ति जो तीसरे स्थान पर था और बेहद कमजोर दिखता था, इतनी नफरत का पात्र बन सकता था कि लोग उसे काट खाना चाहते थे। बच्चे, क्या तुमने हाल ही में फिर से कोई सफलता हासिल की है? इसी समय बाल्डीकिन ये यून के पास आया। उसने ये यून की पीठ थपथपाई। बाल्डीकिन ने ये यून की पिछली लड़ाई देखकर महसूस किया कि ये यून में मामूली सुधार नहीं बल्कि काफी सुधार हुआ है। ये यून खड़ी हुई और मुस्कुराते हुए बोली, प्रशिक्षक किन, वाकई में हाल ही में और अधिक मजबूत हो गई हूँ। ये यून द्वारा ताया पवित्र तकनीक सीखने के बाद भले ही वह अपनी प्रज्वलित सूर्य ऊर्जा का उपयोग न करता हो, उसकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही। इसका कारण ये था कि ये यून की युवान ऊर्जा का संचय और शुद्धता में बहुत प्रगति हुई थी। बाल्डीकिन को इसका हल्का फुल्का एहसास तो था, लेकिन वह पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता था। हालांकि बाल्डीकिन ने अपनी दिव्य दृष्टि खोल ली थी, लेकिन दिव्य दृष्टि के भी अलग अलग स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए ताया दिव्यनगर के प्रमुख जियांगे ये यून को एक नज़र में ही स्पष्ट रूप से देख सकते थे। बैंगनी क्रिस्टल को छोड़कर वे सब कुछ देख सकते थे। बाल्डीकिन की बात करें तो उनमें स्पष्ट रूप से वह क्षमता नहीं थी। बाल्डीकिन ने ये यून के सामने पत्थर की मेज पर रखी ईंट को उठाया और उसे पलटते हुए देखने लगा। अच्छी ईंट है, काफी मजबूत, काफी भारी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये यून मुस्कुराए। ये यून की गंजेकिन के बारे में अच्छी राय थी। हालांकि गंजेकिन ने जानबूझकर उसकी देखभाल नहीं की थी, फिर भी उन्होंने प्रशिक्षक के रूप में अपने कर्तव्य का 100% पालन किया था और उसे भरपूर सलाह दी थी। इस समय रेफरी ने घोषणा की, दिव्य वन्य मंच 10,003 ये यून, 10,708 सन युआन। मैच के लिए मंच पर आइए। अब फिर से ये यून की बारी थी और उनका प्रतिद्वंदी एक बार फिर राजधानी के 4 दबंग सरदारों में से दुबला पतला सन युआन था। सन युआन के कान नुकीले थे और गाल बंदर जैसे थे। वह बदसूरत था। उसका हथियार खास था, एक जोड़ी नंचक्स। सन युआन ने एक अजीब सी आवाज लगाई और मंच पर कूद पड़ी। ये यून, जल्दी ऊपर आओ, लड़ने का समय आ गया है। अध्याय 218 सन युआन का विनाश। सन युआन ने दिव्य वन्यभूमि मंच से ये यून पर आक्रामक ढंग से चिल्लाया। ये यून खड़ा हुआ और मेज से ईंट उठा ली। ये देखकर आसपास के अभिजात वर्ग की पलकें फड़क उठीं। ये यून एक बार फिर ईंट लेकर मंच पर चढ़ रही थी। ये यून के ईंट के प्रहार से पहले फैंग हाई पीछे से गिर गया था। अब वह सन युआन को गिराने की योजना बना रहा था। सन युआन अब इसके लिए तैयार था, तो उसे कैसे गिराया जा सकता था? ये यून तो वाकई घमंडी है। वह भले ही ताकतवर हो, लेकिन उसे दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। फैंग हाई का सामना करते समय ईंट का इस्तेमाल करना उसके लिए ठीक रहा होगा, लेकिन अब सुन युआन के खिलाफ, जब सामने वाला पहले से ही तैयार है, फिर भी वह ईंट का इस्तेमाल कर रहा है। यह ईंट भले ही थोड़ी सख्त हो, लेकिन ये कोई अच्छा हथियार नहीं है। उसे अपनी तलवार निकालनी चाहिए। दुश्मन को कम आंकना एक आसान काम में बुरी तरह असफल होने का पक्का नुस्खा है। क्या ये यून फैंग हाई के नक्शे कदम पर चल रहा है? लोग आपस में चर्चा करने लगे और इस समय तक ये यून ईंट को उठाकर दिव्य वन्य मंच पर ले जा चुका था। सन युआन ने ये यून की ओर देखा और उसके हाथ में ईंट देखी। वह मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझ पर एक ही चाल दोबारा चलना चाहते हो?
ना समझ। जैसे ही सुन युआन ने ये शब्द कहे उसके दोनों पैर धीरे धीरे हिलने लगे। सन युआन की चाल अजीब थी, देखने में धीमी लगती थी, लेकिन जब वह चलता था तो उसके पैर मुश्किल से दिखाई देते थे, मानो समय स्थान में कोई गड़बड़ी हो। जैसे ही सुन युआन कुछ कदम आगे बढ़ा उसके शरीर के पीछे परछाइयां दिखाई देने लगीं। ये परछाइयां काफी देर तक बनी रहीं और इनके कारण ये पहचानना मुश्किल हो गया कि असली सुन युआन कौन है। धीरे धीरे सन युआन की परछाइयों की संख्या बढ़ती गई। इसे देखकर लोग दंग रह गए। ये सन परिवार का आफ्टर इमेज पेसेस था। चलने की विशेष चालों का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी यह नहीं बता सकता था कि आफ्टर इमेज पेसेस का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति का असली शरीर कौन सा है। साथ ही प्रत्येक कदम में युआनची ऊर्जा का संचार होता था और प्रत्येक आफ्टर इमेज युआनची ऊर्जा से ही बनती थी। परिणामस्वरूप वे अत्यंत वास्तविक प्रतीत होते थे। यदि कोई प्रतिद्वंदी की स्थिति का पता ही न लगा सके तो हमला कैसे किया जाए। इसी प्रकार यदि किसी को प्रतिद्वंदी की स्थिति का पता न हो तो उसे ये भी नहीं पता चलेगा कि हमले कहाँ से होंगे। सुन युआन द्वारा छुपकर हमला किए जाने का खतरा बहुत अधिक होगा। आफ्टर इमेज पेसेस सन परिवार की विरासत का मूल आधार था। सन युआन ने आफ्टर इमेज पेसेस में अपनी असाधारण प्रतिभा का उपयोग करते हुए राजधानी के 4 प्रमुख सरदारों में से एक बनने का गौरव प्राप्त किया था। जब तक आफ्टर इमेज पेसेस का पर्दाफाश नहीं हो जाता तब तक सन युआन अजय रहेगा। यियुन के चारों ओर लगातार कई परछाइयां मंडरा रही थीं। हर परछाई असली शरीर हो सकती थी और वे किसी भी समय यियुन पर हमला कर सकती थीं। वहां मौजूद सभी अभिजात वर्ग कमजोर नहीं थे। वे दूर से देख रहे थे और यहां तक कि सन युआन की छवि को समग्र रूप से देखने पर भी उनमें से बड़ी संख्या में लोग यह नहीं बता सके कि सन युआन का असली शरीर कौन सा है। मैं वास्तव में यह नहीं बता सकता कि आफ्टर इमेज पेसेस से बनाई गई इन सभी तस्वीरों में से असली शरीर कौन सा है। सन परिवार की गुप्त तकनीकों से यही उम्मीद थी। यियुन किस तरह हमला करने वाली है। कई लोग इसकी प्रशंसा करने लगे। चारों गुंडों के मोटे सरदार ने देखा कि सुन युआन धीरे धीरे स्थिति पर नियंत्रण पा रहा है और वह मुस्कुराने लगा। सुन युआन का कौशल ही उसकी ताकत का आधार था। इस चाल ने यियुन को पूरी तरह से पछाड़ दिया। यदि तलवार या कृपाण धारण करने वाला कोई योद्धा सन युआन की स्थिति को देखने में असमर्थ होता तो वे अंधाधुंध हमला करते हुए तलवार की किरणों की बौछार कर सकते थे। यदि ऐसा है तो सन युआन की आफ्टर इमेज पेसेस तकनीक कितनी भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वह इसका सामना करने में संघर्ष करेगा। ब्लेड की किरणों से आसानी से घायल हो जाना संभव होगा, जिससे इस तकनीक की खामियां उजागर हो जाएंगी। लेकिन यियुन के पास सिर्फ एक ईंट थी। उसकी 1000 सेनाओं की तलवार मंच से बाहर रखी हुई थी। एक ईंट से हमलों की बाढ़ नहीं आ सकती थी। आपको लापरवाह होने के लिए किसने कहा था? दुश्मन को कम आंकने से यही परिणाम निकलेगा। इस समय मंच के बीचों बीच यियुन अभी भी अपनी ईंट पकड़े हुए आराम से खड़ा था। दरअसल यियुन काफी अवाक महसूस कर रहा था। ये सुन युआन अभी अपनी चालों से बाज नहीं आया था। यियुन ने पहले ही स्वर्ग की आंख बना ली थी। स्वर्ग की आंख के एक ही वार से सन युआन का असली शरीर उससे बच नहीं सकता था। स्वर्ग की आंख बने बिना भी यियुन बैंगनी क्रिस्टल की दृष्टि खोलकर सुन युआन को बंदर की तरह उछलते हुए देख सकता था। निशाना तो बिल्कुल स्पष्ट था। यियुन के पास सन युआन को ढूंढने के लगभग 100 अलग अलग तरीके थे। ये सोचकर हैरानी होती है कि उसने कहा था कि उस पर एक ही चाल दोबारा नहीं चली जा सकती। क्या वह खुद को संत योद्धा समझता था? इस समय सन युआन की परछाई यियुन से 9 मीटर की दूरी पर आ गई। योद्धाओं के लिए यह आमने सामने की स्थिति से कम नहीं था। हमला शुरू करना एक पल का काम था। अच्छा, चारों गुंडों के मोटे आदमी की आंखें चमक उठीं। 9 मीटर के दायरे में सुन युआन की छवि और वास्तविक शरीर से घिरे होने के कारण विरोधी पक्ष पहले ही हार चुका था। फैटी को उम्मीद नहीं थी कि सन युआन यियुन का सामना कर सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि सन युआन जीत सकता है। आक्रमण करना। सन युआन ने अपनी चाल चली। उसने अचानक यियुन के पीछे से हमला कर दिया। 9 मीटर की दूरी पल भर में गायब हो गई। सुन युआन ने अपनी आस्तीन में छिपी एक पतली कोमल तलवार निकाली। तलवार की धार इतनी कोमल थी कि हवा में होने पर आसानी से दिखाई नहीं देती थी। ये तेज और कोमल तलवार किसी जहरीले सांप की तरह अपने बिल से बाहर निकली। इसने यियुन की पीठ पर वार किया और उसी समय सुन युआन ने हाथ उठाकर कई गुप्त हथियार दागे। ये गुप्त हथियार स्पष्ट नहीं थे। ये आसानी से नजर से छूट जाने वाली उड़ने वाली सुइयां थीं। सूर्य परिवार की उड़ने वाली सुइयां भी बहुत प्रसिद्ध थीं। ब्लेड बीम के बीच छोड़े जाने पर ये उड़ने वाली सुइयां ब्लेड बीम द्वारा सुरक्षित रहती थीं। एक सामान्य प्रतिद्वंद्वी के लिए इन्हें देखना ही मुश्किल होता था। इनसे बचना तो दूर की बात है। यदि प्रतिद्वंद्वी आफ्टर इमेज पेसेस से भ्रमित न भी हो, समय पर प्रतिक्रिया दे और ब्लेड बीम को रोक भी ले, तो भी प्रतिद्वंद्वी उड़ती हुई सुइयों से बच नहीं पाएगा। इन कदमों की श्रृंखला को निंदनीय कहा जा सकता है। फेंग हाई की असफलता से सबक लेते हुए सन युआन ने अपनी सभी बेहतरीन चालों का इस्तेमाल किया और उन्हें चरम सीमा तक अंजाम दिया। आफ्टर इमेज पेसेस नर्म तलवार और छिपे हुए हथियारों के संयोजन के साथ यियुन के पास पहुंचे। सन युआन को विश्वास नहीं था कि वह हार सकता है। इसका सारा दोष सिर्फ इस लड़के यियुन के अहंकार पर डाला जा सकता है। क्या उसे लगा था कि वह ईंट का इस्तेमाल करके जीत सकता है? बिना किसी चिंता के सन युआन ने यियुन के दिल पर वार किया। शरीर में कई छिपे हुए हथियार भी घुस गए थे। मार चा नर्म तलवार शरीर में घुस गई, लेकिन सुन युआन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। इस वार से शरीर की युआन की सुरक्षा में प्रवेश करने का एहसास नहीं हुआ। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ, मानो उसने किसी चीज को ही न छेड़ा हो। इसी क्षण यियुन की आकृति अचानक धुंधली हो गई। बाद की छवि। सन युआन बेहद हैरान था। जिस यियुन को उसने चाकू मारा था वह भी एक परछाई थी। आफ्टर इमेज पेसेस एक रहस्यमय तकनीक थी जिसमें युआनची और गति के उतार चढ़ाव को मिलाकर परछाई बनाई जाती थी। बेशक यियुन को आफ्टर इमेज पेसेस का ज्ञान नहीं था, लेकिन अपनी पूर्ण गति से वह भी बहुत कम समय तक रहने वाली परछाई बना सकता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मूल छवि क्षण भर के लिए दृष्टि में बनी रहती थी और यही इस परावर्तित छवि की घटना का कारण था। स्वर्ग की आंख खोले बिना आंखों में रह गई इस परावर्तित छवि को हटाया नहीं जा सकता था। सुन युआन की आंखों में बसी इस क्षणिक छवि ने ही उसे खाली जगह में वार करने के लिए प्रेरित किया। सुन युआन तुरंत समझ गया कि मामला बिगड़ रहा है। वह तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे अपने सिर के पीछे हवा की आवाज सुनाई दी। उसके मन में एक तीव्र अशुभ अनुभूति उत्पन्न हुई। सुन युआन को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई और गर्दन के बाल खड़े हो गए।
उसने स्थिति को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डोंग, एक स्पष्ट और तीखी आवाज गूंजी। ये यून ने सुन युआन के सिर पर ईंट से वार किया था। सुन युआन को अपने शरीर में कंपन और सिर के पिछले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे तुरंत चक्कर आने लगे। फ तारान कनक। सुन युआन मन ही मन क्रोध से विलाप करने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आंखें खोली और शरीर को सहारा दिया, लेकिन सब व्यर्थ था। इससे उसका दर्द और बढ़ गया। ये यून ये देखकर हैरान रह गया कि वह एक ईंट से सुन युआन को खत्म नहीं कर सकता। ये चारों गुंडे वाकई बहुत ताकतवर थे। लगता है पहले खूब मारकाट मचाई होगी। इस पर ये यून ने सुन युआन के कंधों पर थपथपाते हुए गंभीरता से कहा, मैं कहता हूँ तुम अभी बंदर की तरह उछल कूद कर रहे थे। युद्ध में इन सब दिखावटी चालों का क्या फायदा? स्थिर होकर लड़ना ही सबसे अच्छा है। ये कहते हुए ये यून ने चुपचाप ईंट उठा ली। सुन युआन के होंठ कांप रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाहता हो, पर उसे मौका ही नहीं मिला। जब उसने बड़ी मुश्किल से कोई शब्द बोलने की कोशिश की, तब ये यून का दूसरा ईंट का प्रहार जोरदार तरीके से आया और ठीक उसी जगह पर लगा जहां पहली ईंट लगी थी। डोंग, एक और तीखी आवाज सुनाई दी। वही हमला 2 बार दोहराया गया था। सुन युआन का शरीर हथौड़े से ठोकी गई कील की तरह कांप उठा। उसका शरीर थरथरा उठा और आंखें घूमने लगीं, मानो उसकी हड्डियां निकाल ली गई हों। वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। किसी को नहीं पता था कि सुन युआन के अंतिम विचार क्या थे। एक और मामला सुलझ गया। ईंट हाथ में लिए यून ने अपनी कलाई ढीली कर दी। ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी किसी कुत्ते को मार डाला हो। ये देखकर दर्शक एकदम शांत हो गए। सन युआन ने अपने सन परिवार की गुप्त तकनीक आफ्टर इमेज पेसेस का उपयोग करते हुए 36 विभाजित शरीर बनाए। उनका ये कर्तव्य बेहद शानदार और चकाचौंध भरा था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि एक ईंट से मेरा सफाया हो गया। ये यून 2 बार आगे आया और 2 बार ईंट पर प्रहार करके 2 लोगों को मार गिराया। असल में 4 ईंटों के वार होने चाहिए थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये विशेषज्ञों के बीच की कोई घिनौनी लड़ाई है? ताया दिव्य नगरी में आने वाला हर व्यक्ति कुलीन वर्ग का ही होता था। उनके द्वंद्वयुद्ध तलवारों की लपटों और आकाश को झकझोर देने वाली आभाओं से भरे होते थे। तुम्हें क्या हो गया है? 2 लोगों को गिराने के लिए ईंट के 2 वार क्यों कर रहे हो? इस समय दिव्य वन्य मंच पर ये यून नीचे झुक गया और ईंट को एक तरफ रख दिया। उसने सुन युआन का हाथ पकड़ा और उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी उतार ली। आखिरकार ये चीज शर्त का हिस्सा थी। यह उसे देर सवेर मिल ही जाएगी, तो इसे अभी क्यों न ले लिया जाए। धन्यवाद, ये यून ने बेहद उत्तेजक लहजे में कहा, लेकिन जाहिर है सन युआन अब उसे सुन नहीं सकता था। ये दृश्य देखकर अखाड़े के बाहर खड़ा चारों गुंडों का मोटा सरदार बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसके चेहरे की चर्बी लगातार फड़क रही थी। स्क्रॉनी भी नॉकआउट हो गया था। उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी छीन ली गई थी और उसने 1000 ड्रैगन स्केल रून्स खो दिए थे। पिछले मैच के साथ चारों बुली लॉर्ड्स ने 2000 ड्रैगन स्केल रून्स और 2 इंडस्पेशियल रिंग्स खो दिए थे। राजधानी की सड़कों पर चलते हुए जब कोई उनसे परिचय कराता तो भविष्य की कल्पना उन्हें पहले से ही हो जाती। कोई न कोई कहता, अरे आप तो 4 दबंग सरदारों में सबसे बड़े हैं। आपके बारे में तो मैंने बहुत पहले ही सुना था। आपके 2 भाइयों को एक ईंट से मारकर एक गंवार ने कुचल दिया था, और आपने तो अपनी सारी संपत्ति भी उसे दे दी थी। आपका नाम तो मैंने बहुत समय से सुना है। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये सोचते ही फैटी का चेहरा पूरी तरह बिगड़ गया। अगर यही चलता रहा तो उन्हें 4 गुंडे सरदार कैसे कहा जा सकता है? बेहतर होगा कि वे अपना नाम बदलकर 4 कमीने रख लें। अध्याय 219। भाई तुम बहुत भोले हो। बड़ा भाई। 4 बुली लॉर्ड्स के शॉटी ने फैटी से बिना किसी आत्मविश्वास के कहा, अगला नंबर मेरा होगा। मुझे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है। शॉटी की ताकत लगभग सन युआन के बराबर ही थी। ये यून के हाथों फैंग हाई की हार का कारण शायद ये यून को कम आंकना था, लेकिन सुन युआन ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी। फिर भी ये यून ने उसे भी बुरी तरह हरा दिया। इसका कारण शक्ति में भारी अंतर था। शॉटी इस स्थिति को स्वीकार करने में चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसके पास इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये यून उससे ज्यादा ताकतवर थी। फैटी चुप रहा। उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। अब क्या करें? उनकी सारी संपत्ति दांव पर लगी थी। अगर वे नहीं लड़ते तो क्या वे हार मान लेते? 4 गुंडे सरदारों के बाद होंगदाओ एसोसिएशन के अभी भी बहुत से लोग बचे थे। उन सभी के चेहरे पर निराशा के भाव थे। उनमें से कई ने ये यून के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए आवेदन जमा कर दिया था। उन्होंने अपनी शर्त भी लगा दी थी, जिसे अब बदला नहीं जा सकता था। इसके लिए वे इतना पछता रहे थे कि उनकी आंखें हरी पड़ गईं। अगर उन्हें पता होता कि यून इतना दुर्जय है तो वे उससे पंगा लेने के बजाय मरना पसंद करते। भले ही यून की ताकत अपार थी, ये ठीक था, लेकिन उसका हथियार एक ईंट थी। उससे लड़ने का मतलब था ईंट से ही मार खाना। योद्धाओं के लिए एक मैच हारना ठीक था। जब तक उनकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचती थी, वे अनिच्छा से ही सही हार स्वीकार कर लेते थे। लेकिन ईंट से ही कुचल दिया जाना, ये तो बहुत शर्मनाक होगा। ये यून स्वर्ग उथल पुथल मोहर को मंच से नीचे ले आए। पहले दिन उसके 12 मुकाबले थे। उसे लगभग हर घंटे एक मुकाबला लड़ना पड़ता था। एक दिन में उसे सुबह से शाम तक कुल 12 घंटे लड़ना पड़ता था। अपने दूसरे मैच के बाद ये यून को महसूस हुआ कि आसपास के लोग उसे विस्मय भरी निगाहों से देख रहे थे। ताया दिव्य शहर में जब तक आप बलवान थे, आपका सम्मान किया जाता था, भले ही आप साधारण पृष्ठभूमि से आए हों। ये यून ने अपने तीसरे मैच के शुरू होने से पहले कुछ देर ध्यान किया। उनका प्रतिद्वंदी 4 बुली लॉर्ड्स का शॉटी था। जब ये यून दोबारा मंच पर आए तो शॉटी का मनोबल काफी हद तक गिर गया जब उसने ये यून को हाथ में खून से सनी ईंट पकड़े हुए देखा। मैच शुरू होने से पहले शॉटी ने अचानक कहा, रुको, मुझे कुछ कहना है। अरे क्या बात है? ये यून ने शॉटी को कुछ हैरानी से देखा। शॉटी ने घूंट भर लार ली और कहा, क्या आप अपना हथियार बदल सकते हैं? बदलाव? क्यों? ये यून ने शॉटी को हैरानी भरी नजरों से देखा। शॉटी चुप रहा। उसका मतलब था कि वहीं से हारना नहीं चाहता था। ये बहुत शर्मनाक होता, लेकिन फिर भी वह ये बात कह नहीं सकता था। आखिरकार कोई उससे यह उम्मीद तो नहीं करेगा कि वह कहे, मैं ईंट से गिराया जाना नहीं चाहता। कृपया मुझे गिराने के लिए कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल करें।
इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि वह लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान रहा था। अब अगर वह राजधानी लौटता तो ये भी उतना ही शर्मनाक होता। दूसरे कहते कि 4 गुंडों में से लॉफ्टी और स्क्रॉनी को ईंट से गिरा दिया गया, लेकिन बाद में शॉर्टी ईंट से गिरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने यियुन से विनती की कि उसे गिराने के लिए कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल करे। आखिरकार यियुन मान गया और परिणामस्वरूप शॉर्टी भी गिर गया। ये सोचकर शॉर्टी को बेहद दुख हुआ, लेकिन यियुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं बदलूंगा। ये स्वर्ग उथल पुथल मोहर बहुत काम की है, अगर मुझे बदलना भी पड़े तो मैं हथौड़ा या कुछ और बन जाऊंगा। लगभग वही बात होगी। जब यियुन ने ऐसा कहा तो शॉर्टी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल को कीचड़ से सने खुरों वाले 10,000 सींग वाले जानवरों ने कुचल दिया हो। क्या वह इतना अपमानजनक नहीं हो सकता था? उसे लोगों को धक्का देने की लत थी। शॉर्टी गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। शॉर्टी ने अपनी घुमावदार तलवार निकाली और यियुन की ओर दौड़ पड़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, शॉर्टी का शरीर धुंधला हो गया। उसकी अंतरस्थानिक अंगूठी के स्पर्श और एक चीख के साथ स्प्लिट बॉडी टेक्निक। इस चीख के साथ ही शॉर्टी 2 शरीरों में बन गया। क्या? इससे कई लोग हैरान रह गए। एक पल में उसका एक शरीर 2 में बदल गया। पहले जब स्क्रॉनी अपनी आफ्टर इमेज पेसेस का इस्तेमाल करता था तो उसका शरीर कई शरीरों में बदल जाता था, लेकिन वे सभी आफ्टर इमेज थीं। आफ्टर इमेज हिल नहीं सकती थी और केवल लोगों की आंखों की पुतलियों में ही रह जाती थी, जिससे देखने वाले की दृष्टि भ्रमित हो जाती थी। लेकिन अब शॉर्टी की स्प्लिट बॉडी टेक्निक ने सचमुच उसके शरीर को 2 हिस्सों में बांध दिया था। उसका हमशक्ल भी यियुन की ओर दौड़ा और उस पर हमला कर दिया। यियुन भी थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही उसे बात समझ आ गई। हाँ, शॉर्टी और उसका हमशक्ल उछलकर यियुन पर बाएं और दाएं से हमला करने लगे। दोनों घुमावदार तलवारें एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ीं। स्प्लिट बॉडी क्रॉस स्लैश। एक चमकती हुई तलवार की किरण निकली, लेकिन उसी क्षण यियुन हरकत में आया और शॉर्टी और उसके हमशक्ल के सामने प्रकट हो गया। उसने ईंट उठाए। डोंग डोंग। एक रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यियुन ने ईंट से 2 जोरदार वार किए। शॉर्टी के पास उनसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों घुमावदार ब्लेड सीधे बाहर निकले, लेकिन शॉर्टी और उसका हमशक्ल यियुन के ईंट जैसे 2 वारों से नीचे गिर गए थे। धमाका। शॉर्टी बुरी तरह से जमीन पर गिर पड़ा, जबकि उसका हमशक्ल हिलने डुलने की क्षमता खो बैठा और ढेर में बदल गया। तभी लोगों को एहसास हुआ कि यह वास्तव में विभाजित शरीर नहीं था। मार्शल आर्ट में जो लोग उच्च स्तर की साधना प्राप्त कर लेते थे उनका एक हमशक्ल हो सकता था, लेकिन शॉर्टी उस स्तर से बहुत दूर था। उसका तथाकथित हमशक्ल असल में एक कठपुतली थी। जब शॉर्टी ने अपनी कठपुतली को फेंका तो उसने उसमें अपनी वांछी ऊर्जा डाल दी थी। उसकी अपनी छवि और तेज गति के साथ मिलकर इसने हमशक्ल का यह प्रभाव पैदा किया। लेकिन स्वर्ग की आंख बनाने वाले यियुन के लिए यह तरीका कुछ भी नहीं था। उसने एक ही नज़र में इसे भेद दिया। शॉर्टी भी अन्य खिलाड़ियों की तरह ही पराजित हुआ। यियुन ने उसे भी पीट पीट कर बेहोश कर दिया। अब तक कोई भी यियुन की ईंट के श्राप से बच नहीं पाया था। यियुन के हाथों में वह ईंट एक भयानक हथियार बन गई थी, जो होंगडाओ एसोसिएशन के सदस्यों के लिए बुरे सपने का कारण बनती थी। अगर कोई ईंट आपके सिर पर मारे तो बड़ा सा निशान पड़ जाएगा, भला कौन नहीं डरेगा। जब उनकी बारी आई तो यियुन ने उन्हें ईंट से गिरा दिया। उस असहाय दृश्य को देखने की भावना की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे मैच के नतीजे का अनुमान लगा सकते थे। उन्हें अपना सिर आगे बढ़ाना पड़ता था और फिर भी वह उन्हें गिरा देता था। इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता था। इस समय होंगडाओ एसोसिएशन के वे सभी सदस्य जिन्होंने यियुन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वे कॉन्टों पर बैठे हों। एक युवक ने अचानक दांत पीसते हुए कहा, इस लड़के ने जरूर कोई विशेष साधना तकनीक सीखी होगी। हम सब इसके झांसे में आ गए। देखने में ये भले ही अलग थलग लगता हो, जिससे दूसरों को लगता है कि यह कमजोर है, लेकिन असल में यह एक बहुत ही दबंग और शक्तिशाली चाल चल रहा है, और उस चाल का वाहक है ईंट। इस युवक के शब्दों ने कई लोगों को प्रेरित किया। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक महसूस किया कि युवक की बातें सार्थक थीं। लेकिन कुछ अन्य लोगों को संदेह था, ऐसा नहीं हो सकता। उसका मूल हथियार एक लंबी कृपाण थी। वह लंबी कृपाण ही उसका पसंदीदा हथियार होना चाहिए, है ना? इस सवाल का सामना करते हुए पहले वाले युवक ने इससे इनकार करते हुए कहा, भाई तुम बहुत भोले हो, दिखावे पर मत जाओ। क्या तुम में से किसी ने यियुन को उस लंबी तलवार से लड़ते देखा है? जब से वह ताया दिव्यनगर आया है तब से वह हर समय जड़ी बूटियां चुनता रहता है, जड़ी बूटियां चुनता रहता है और चुनता ही रहता है। उसने कभी हमसे लड़ाई नहीं की। हमें तो ये भी नहीं पता कि वह कौन सी साधना तकनीक का अभ्यास करता है। मुझे 70% यकीन है कि यियुन ने कोई गुप्त रहस्यमयी तकनीक सीख ली है और यह गुप्त तकनीक ईंटों से जुड़ी है। इस दुनिया में तलवारबाजी, कृपाणबाजी और भाले चलाने की कलाएं हैं, तो फिर ईंटों से जुड़ी कला क्यों नहीं हो सकती? इसे बेतुका मत समझो, जरा ध्यान से सोचो। इस दुनिया में तरह तरह की अजीबोगरीब साधना तकनीकें हैं। इनमें से किसी एक साधना तकनीक में ईंट को मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करना तो सामान्य बात होगी। ये युवक अपनी परिकल्पना पर दृढ़ विश्वास करने लगा। लोगों को ज्ञान प्राप्त होने लगा। भाई तुम सही कह रहे हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब मैंने उसे सुबह अखाड़े की ओर इत्मीनान से जाते देखा तो वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इसमें शामिल ही न हो। उसकी शांति असाधारण थी। हाँ, जब वो मंच पर आया तो एकदम शांत और तनाव मुक्त था। पहले तो उसने हमें लड़ाई को और भी रोमांचक बनाने के लिए उकसाया था। लगता है उसे शुरू से ही पूरा भरोसा था। अपनी गुप्त ईंट तकनीक से वो हमसे बिल्कुल नहीं डरा। ये यियुन तो बहुत ही चालाक है। लोगों का विश्वास बढ़ता ही गया, मानो उन्होंने यियुन का रहस्य जान लिया हो। इसी बीच होंगडाओ एसोसिएशन के युवा यियुन द्वारा दांव बढ़ाने के लिए उकसाए जाने पर क्रोधित हो गए। अब उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि यियुन ने उन्हें धोखा देकर दांव बढ़वाया था। ये कमीना। लेकिन अब समस्या ये थी कि भले ही उन्हें पता चल जाए कि यियुन एक रहस्यमय तकनीक का अभ्यास करता है और उसका हथियार एक ईंट है, तो वे इसे कैसे तोड़ेंगे? ताकत में बहुत ज्यादा अंतर था। मंच पर जाते ही वे गिर जाते। भाइयों, हमें उसके हाथ में मौजूद ईंट को काबू में करने का कोई तरीका सोचना होगा। ईंट के रूप से धोखा मत खाओ। देखने में भले ही वह हास्यास्पद लगे, लेकिन यियुन के हाथ में वह दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। किसी ने समापन टिप्पणी कही। अन्य युवकों ने भी यही बात दोहराई, बिल्कुल सही।
हमें ईद को सबसे तेज कृपाण तलवार या भाले की तरह मानना चाहिए। तलवारबाजों की बात करें तो कुछ तलवारबाज इतने कुशल होते हैं कि वे तलवार के साथ एक हो जाते हैं। जो तलवारबाज तलवार के साथ एक हो जाते हैं उनका शरीर तलवार के समान होता है और वह तलवार ही उनका शरीर होती है। यही यून शायद वह तो ईंट के साथ एक हो जाने की अवस्था तक भी पहुंच गया हो। अरे ईंट के साथ एक हो जाना इतना शक्तिशाली, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईंट के साथ एक हो जाना तलवार के साथ एक हो जाने से कम कठिन नहीं हो सकता। इस अवस्था तक केवल असाधारण प्रतिभा और उत्कृष्ट बोध क्षमता वाले लोग ही पहुंच सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि यून ईंट के साथ एकरूप हो जाने की अवस्था तक पहुंच सकता है, वहां मौजूद युवक क्रोधित हो उठे। ये तो बहुत ही मुश्किल काम था। उनके पास भी अपने अपने हथियार थे, लेकिन उनमें से कोई भी अपने हथियारों के साथ एकरूप नहीं हो सकता था। मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे योद्धा देखे हैं जो तलवार के साथ एकरूप हो जाते थे। उनकी चालें देखने में सरल लगती थीं। आमतौर पर एक ही वार में वे अपने प्रतिद्वंदी को हरा देते थे। ऊपरी तौर पर उनमें कुछ भी खास नहीं था। अब ये यून भी वैसा ही है। ईंट के प्रहार से भले ही यह सरल लगे, लेकिन वह अपने विरोधियों को परास्त कर सकता है। ये एक तलवार के साथ एकरूपता के समान है। इसे ईंट के साथ एकरूपता कहना चाहिए। अध्याय 220 हार मान लेना। होनगाओ एसोसिएशन के 13 वर्षीय युवक एक साथ एकत्रित थे। वे ही उनकी चालों और कमजोरियों का विश्लेषण कर रहे थे। अंततः उन्होंने एक युद्ध रणनीति तय की। जब कोई तलवारबाज तलवार के साथ एकात्म हो जाता है तो उसकी एक कमजोरी होती है। एक बार जब उसके हाथ से तलवार छूट जाती है तो उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो जाती है। इसी तर्क के आधार पर इन युवकों का मानना था कि यून भी वैसा ही था। जैसे ही उसके हाथ से तलवार छूटती उसकी युद्ध शक्ति कम हो जाती। परिणामस्वरूप उनकी युद्ध रणनीति पहले यून के हाथ में मौजूद ईंट पर नियंत्रण करना और फिर यून को गंभीर रूप से घायल करने का अवसर तलाशना थी। जीतना असंभव नहीं था। जैसे ही युवकों ने तर्कसंगत तरीके से विश्लेषण करना शुरू किया, एक ठंडी आवाज ने चिल्लाकर कहा, तुम सब चुप हो जाओ। जब यह आवाज सुनाई दी तो युवकों का समूह चौंककर उछल पड़ा। आखिर कौन इतना घमंडी था कि उन्हें चुप करा दे। लेकिन जब उन्होंने ये देखने के लिए अपना सिर घुमाया कि वह कौन है, तो वे तुरंत चुप हो गए। उन पर चिल्लाने वाला व्यक्ति होनगाओ एसोसिएशन का अध्यक्ष ली होन था। ली होन के चेहरे पर बेहद क्रोधित भाव थे। उसकी आंखें इतनी क्रूर थी मानो वह कोई जानवर हो जो किसी व्यक्ति पर झपटकर उसे खा जाने वाला हो। होनगाओ एसोसिएशन में ली होन का अत्यधिक दबदबा था। जब ली होन क्रोधित अवस्था में होता तो अन्य युवक डर के मारे चुप रहते थे। सब बेवकूफ हैं, अब भी मेरे सामने बेवकूफी करने की हिम्मत कैसे हुई? ली होन ने उग्र स्वर में कहा। जो युवक पहले बोल रहे थे वे स्तब्ध रह गए। वे अभी भी स्थिति से अनजान थे। युवकों के हाव भाव देखकर ली होन के होंठ फड़कने लगे। वह चाहता था कि इन मंदबुद्धि लोगों को ताया दिव्य नगरी की चट्टानों से नीचे फेंक दे। उसे ऐसा लग रहा था मानो होनगाओ संघ बनाने के बाद उसने मूर्खों का एक समूह इकट्ठा कर लिया हो और वह हमेशा से कचरे के ढेर का नेतृत्व कर रहा हो। इन बच्चों की तुलना यून से करें तो उनमें सोने और गोबर की तरह फर्क था। लेकिन फिर भी 12 से 13 साल के अधिकांश बच्चे आमतौर पर सोच में अपरिपक्व होते हैं। वे कभी कभी नादानी में कोई गलती कर बैठते हैं और बचकानी बातें कह देते हैं। ये भी बहुत सामान्य बात है, लेकिन ये यून अलग थी। उसका दिमाग बिल्कुल भी बच्चे जैसा नहीं था। पिछले कुछ दिनों में यून को कई लोगों ने चुनौती दी थी, फिर भी उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह खाता पीता और सोता रहा। उसने इसे दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय उसने कई लोगों को ताना मारा। उसने दूसरों का उपहास किया और उन्हें चुनौती दी। इन व्यवहारों से ऐसा प्रतीत होता था मानो वह किशोरावस्था के भ्रम में जी रहा हो, लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि यून द्वारा उपहास किए गए युवक उग्र हो गए और उन्होंने स्थिति को और बिगाड़ दिया। इसके परिणामस्वरूप यून ने उनका पूरा फायदा उठाया। इसमें 4 गुंडे सरदार भी शामिल थे। शुरू में ली होन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। यून हमेशा किशोरावस्था के भ्रम में डूबा हुआ लगता था, लेकिन अगर ऐसा था तो उसने एक प्राचीन जड़ी बूटी कैसे चुनी? इसे भाग्य के भरोसे समझाना काफी अटपटा लग रहा था। शुरू में ली होन सतर्क था, लेकिन फिर भी वह यून के झांसे में आ गया। इसका मुख्य कारण यह था कि यून बहुत ही शातिर था। सामान्य परिस्थितियों में क्लाउड वाइल्डनेस के एक बच्चे को सांसारिक अनुभव इतना अधिक नहीं होना चाहिए और न ही उसके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए। और इसी वजह से ली होन ने अपने आदमियों को यून के साथ शर्त लगाने की इजाजत दी, जिसके परिणामस्वरूप शर्त की रकम और भी बढ़ गई। अब तो उसकी होनगाओ एसोसिएशन ने भी सट्टेबाजी शुरू कर दी थी और यून अपने साथ 5000 ड्रैगन स्केल रून्स लेकर आया था ताकि वह खुद पर दांव लगा सके, ये शर्त लगाते हुए कि वह 20 से अधिक लड़ाइयां जीत सकता है। जैसे ही ली होन के मन में इस शर्त का ख्याल आया, उसकी सांसें थम गईं। उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे उसका दिल, जिगर और अंकोश दर्द कर रहे हों। यहाँ तक कि उसकी आंतें भी आपस में उलझ गईं। 5000 ड्रैगन स्केल रून्स 1:10 के भुगतान के साथ, इसका मतलब था कि होनगाओ एसोसिएशन को 45,000 ड्रैगन स्केल रून्स का नुकसान होगा। इससे सचमुच उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी। जिन रंगरूटों में न तो ताकत है और न ही बुद्धि, उनसे हालात पलटने की उम्मीद करना मानो असंभव की उम्मीद करना है। ली होन इतना भोला नहीं था कि वह यह मान ले कि यून ने कोई ईंट की रहस्यमय तकनीक सीख ली थी जिससे वह इतना शक्तिशाली हो गया था। यून ने अभी तक अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया था, जिसका मतलब था कि उसके सामने मौजूद विरोधियों में उसे तलवार निकालने के लिए मजबूर करने की क्षमता नहीं थी। यून के लिए इन मूर्खों से निपटने के लिए एक ईंट ही काफी थी। होनगाओ एसोसिएशन के कोई भी नवोदित खिलाड़ी यून का मुकाबला नहीं कर सके। वे उसे थका भी नहीं सके। ये 45,000 ड्रैगन स्केल रून्स निश्चित रूप से खो गए। ली होन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो। ड्रैगन स्केल रून्स और संसाधनों को अर्जित करना और इतने बड़े संगठन का समर्थन करना आसान नहीं था। ली होन की ताकत और प्रतिभा सर्वश्रेष्ठ नहीं थी। हालांकि ली होन ने एक वर्ष में शानदार परिणाम प्राप्त किए, फिर भी वह स्वर्ग या पृथ्वी के सम्मान सूची में शामिल होने में असफल रहा। उसके लिए ड्रैगन स्केल रून्स हासिल करना आसान नहीं था। ली होन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मंचों से अलग होकर उसने लगभग 100 मीटर दूर स्थित सूती वस्त्र पहने यून की ओर देखा। यून ने ईंट को मेज पर रख दिया था और ध्यान करना शुरू कर दिया था।
जब ली हॉन उसे देख रही थी तो यून को इसका एहसास हुआ और उसने अपनी आंखें खोल दी और उसकी निगाहें ली हॉन की निगाहों से टकरा गईं। निगाहों के इस टकराव ने ली हॉन को भय का अनुभव कराया। कितनी तीक्ष्ण बुद्धि है, तेज बुद्धि वाले लोग चुपके से देखे जाने का एहसास कर सकते थे, लेकिन उनके बीच इतनी दूरी होने के बावजूद ये उनको भी इसका एहसास हो रहा था। यह एहसास बेहद डरावना था। जिन लोगों ने स्वर्ग की आंख बनाई थी वे भी उतने अच्छे नहीं थे। ये लड़का, तुम तो वाकई कमाल हो, मैं मानता हूं कि तुमने ही मुझे फंसाया है। ली हॉन को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने जोरदार झटका दिया हो। उसकी सोच बचपन में ही परिपक्व हो गई थी, इसलिए 14 वर्ष की आयु में भी उसका दिमाग एक वयस्क जैसा था। चाहे राजधानी के अमीर बच्चों का समूह हो या ताया डिवाइन सिटी, ली हॉन ने अपनी उत्कृष्ट भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करके खूब तरक्की की। अन्यथा वह होंगदाओ एसोसिएशन जैसा इतना बड़ा संगठन संगठित नहीं कर पाता। लेकिन आज उसे पूरी तरह से यी यून ने मात दे दी थी, जो उससे लगभग 2 साल छोटा बच्चा था। वान काय, अगर तुम्हें लगता है कि तुम यी यून को नहीं हरा सकते तो हार मान लो, ली हॉन ने अपने बगल में खड़े 4 गुंडों के मोटे आदमी से कहा। उस मोटे आदमी का नाम वान काय था। वह राजधानी के वान परिवार से था, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पारिवारिक कुल था। वान काय की ताकत 4 गुस्सेल सरदारों में से बाकी 3 से ज्यादा थी, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा 20-30% ही ताकतवर था। ली हॉन को नहीं लगता था कि वान काय यी यून को हरा पाएगा। यी यून ने 4 गुंडा सरदारों में से 3 को हराने के लिए अपने हथियार या चालों का इस्तेमाल तक नहीं किया था, फिर भी उसने यह इतनी आसानी से कर दिखाया। इसे एक तरफा जीत कहा जा सकता है। चूंकि वह जानता था कि वान काय को ईंट से गिराया जाएगा, इसलिए मंच पर न जाना ही बेहतर था। वान काय का मोटा चेहरा शर्म से लाल हो गया। बिना लड़े हार मान लेना शर्मनाक था, लेकिन अगर वह लड़ता तो यी यून ईंट से उन 4 गुंडों को मार गिराता और उन सबको ढेर कर देता। यह अपमान का स्तर कम नहीं था। चाहे वह लड़ने का विकल्प चुने या न चुने, यह एक शर्मनाक परिणाम होगा। वान काय को इतना दुख पहले कभी नहीं हुआ था। इस समय ली हॉन ने होंगदाओ एसोसिएशन में अपने आदमियों की ओर मुड़कर बिना किसी उत्साह के कहा, और आप सभी भी, अगर आपको लगता है कि लड़ने का कोई मतलब नहीं है तो हार मान लीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर उसके कई सैनिक अचंभित रह गए। भाई हॉन, क्या आप चाहते हैं कि हम यूं ही हार मान लें? फिर क्या हमारी सारी बाजी उसे नहीं मिल जाएगी? अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा देने के बाद वे बिना संघर्ष किए हार मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अगर उन्होंने हार मान ली थी तो क्या हुआ? अगर वे कुछ कष्ट सहकर कुछ हासिल कर सकते थे तो ली हॉन उन सभी को मंच पर ले जाती। हालांकि मुद्दे की जड़ ये थी कि भले ही चोट लगने से उन सभी के सिर पर सूजन आ जाए, इससे ये तथ्य नहीं बदलेगा कि उनके साथ धोखा हुआ था। भाई हॉन, होंगदाओ एसोसिएशन और यी यून के बीच की दुश्मनी पूरे ताया दिव्य नगर में जग जाहिर है। ये शर्त भी सबसे पहले हमारे होंगदाओ एसोसिएशन ने ही लगाई थी। अगर हम हार मान लेते हैं तो ताया दिव्य नगर में हमारा जीवन कैसे चलेगा? किसी ने उदास स्वर में कहा। ली हॉन ने उस व्यक्ति पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम सब कतार में खड़े होकर यी यून की ईंट से गिर जाओ तो भी भविष्य में ताया दिव्य शहर में जीने की तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी? जब ली हॉन ये सवाल लेकर वापस लौटी तो किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वास्तव में अगर ऐसा हुआ तो यह और भी शर्मनाक होगा। वे कल्पना कर सकते थे कि इस लड़ाई के बाद जब लोग होंगदाओ एसोसिएशन का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे, क्या आप उसी होंगदाओ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं जहां पूरा संगठन एक व्यक्ति को धमकाने गया था, लेकिन अंत में एक ईंट से ही ढेर हो गया? मैं तो उनके बारे में जानता ही हूँ। क्या आप उसी संगठन से हैं? आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे क्या उस समय आपको यी यून ने ही ढेर कर दिया था? ये सोचकर उनमें से कई लोगों के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। मैं हार मान लेता हूँ, है ना? वान काय ने अपना सिर हिलाया। चूंकि वह कमजोर था इसलिए वह और कुछ नहीं कर सकता था। होंगदाओ एसोसिएशन के कई युवा वान काय की तरह हार स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन उनमें से कई अब भी नाराज थे। उन्हें लगता था कि यी यून उतना शक्तिशाली नहीं था। इस प्रकार यी यून को दिन के बाकी समय में किसी खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। जब रेफरी ने वान काय को मंच पर बुलाया तो वान काय ने तुरंत हार स्वीकार कर ली। ये दृश्य देखकर आसपास मौजूद दर्शक स्तब्ध रह गए। वान काय की कुल रैंकिंग लगभग 10,500 थी। उसने यी यून के साथ एक बड़ी शर्त भी लगाई थी। ऐसी परिस्थितियों में उसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही निर्णायक रूप से हार स्वीकार कर ली। ये स्पष्ट था कि वान काय ने जीतने की सारी उम्मीदें खो दी थीं। वान काय निराश होकर मंच से चले गए, जिससे यी यून को बिना लड़ाई के ही जीत हासिल करने का मौका मिल गया। वान काय के बाद होंगदाओ एसोसिएशन के 2 सदस्य जो मंच पर गए, उन्होंने भी हार स्वीकार कर ली। कुछ ऐसे भी थे जो विधर्म में विश्वास नहीं करते थे, जैसे कि वह युवक जिसने इस बात पर जोर दिया कि यी यून ने ईंट की रहस्यमयी तकनीक सीख ली है। वह भी दृढ़ता से अपनी युद्ध रणनीति पर कायम था, इस उम्मीद में कि वह यी यून के हाथ से ईंट छीन लेगा और फिर यी यून को गंभीर रूप से घायल करने का अवसर खोजेगा। परिणाम स्पष्ट था। जब लड़ाई शुरू हुई और जैसे ही युवक अपनी युद्ध रणनीति को अंजाम देने की प्रतीक्षा कर रहा था, यी यून अचानक उसकी दृष्टि से गायब हो गया। इसके बाद उसे सिर में दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाने पर उसे तुरंत नीचे लेटा दिया गया। होंगदाओ एसोसिएशन के युवा दंग रह गए। यह अंतर बहुत बड़ा था। इस समय ताया डिवाइन सिटी में मौजूद नौसिखियों का यह नया बैच यी यून को भय से देख रहा था। यी यून की शक्ति बहुत अधिक थी। वह उनसे बहुत दूर थी। यी यून भविष्य में कितनी दूर तक जा सकता है? पृथ्वी पर उसकी रैंकिंग क्या होगी? वे इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं करते थे।